हफ्ते आपको कोविड वाले एग्जांपल में दे दूंगा, कोविड वाले एग्जांपल दे दूंगा जब मार्केट क्रैश हुआ। और अभी यदि मार्केट 25,000 से 20,000 आ जाए, क्वार्टरली के इस डिमांड तक आ जाए, मानकर चलिए ये कुछ इस तरह से आ जाए, यहां से ऊपर जो अभी अपना हाईएस्ट पॉइंट है मार्केट का, यहां से नीचे यहां तक आने में कितना परसेंट डाउन होगा, उसके लिए टूल्स पर जाएंगे ना, टूल्स पर जाने के बाद लास्ट थर्ड वाला मेजरमेंट टूल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक किया और यहां से यहां तक इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ऑलमोस्ट 10 to 11% का ही सिर्फ डाउन मूव है। निफ्टी में सिर्फ 10 से 11% का डाउन मूव है। बट निफ्टी का जो ये 10 से 11% का डाउन मूव है, ये स्टॉक में कितना अच्छा खासा डाउन मूव लाएगा, कोई बता सकता है मुझे? स्टॉक 30 40 50% तक डाउन मूव में आ जाएंगे, 30 30 40 40% तक डाउन मूव में आ जाएंगे। और इससे भी नीचे यदि मैं बात करूं स्टॉक, यदि मेरे पास ऊपर वाला एरिया ना होता, ऊपर वाला एरिया ना होता, प्राइस सिर्फ यहीं रुकने के चांसेस होते 21% तक। इस डाउन मूव में सब लोग पैनिक नहीं हो गए होते? फिर तो सोचते कि अब तो मार्केट सीधा 10,000 ही आ जाएगा। तो अब जब ऐसी सिचुएशन हो, क्या आपको डायरेक्ट ट्रेड करने की हिम्मत बचेगी? क्या डायरेक्ट ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस आएगा? बताएं, डायरेक्ट ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस आएगा क्या? जैसे अभी ये टीवीएस मोटर में क्वार्टरली का ये डिमांड बना नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये डिमांड बने नहीं, और मेरे पास ये रैली बेस रैली का डिमांड, एक सेकेंड में, जैसे रिलायंस है, क्या रिलायंस में क्वार्टरली का कोई डिमांड जोन है? कोई क्वार्टरली का डिमांड नहीं। क्वार्टरली का डिमांड है यहाँ पर है, ये ड्रॉप बेस रैली डिमांड है, यस और नो? अब इस डिमांड जोन तक आते आते क्या मैं कह सकता हूँ स्टॉक में अच्छा खासा डाउन मूव आ जाएगा? यहां से नीचे आते आते स्टॉक में अच्छा खासा डाउन मूव आ जाएगा, 30% के आसपास डाउन मूव आ जाएगा, 35% के आसपास। ठीक ऐसे ही मैं कहूँ मंथली का भी कोई खास नहीं, हाँ मंथली का ये एरिया, मंथली इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बारे में बता दूंगा। बट जब इतना अच्छा खासा डाउन मूव आ जाएगा ना, तब सब लोग बहुत पैनिक में हो जाएंगे। और यहाँ पर आने के बाद रिकवरी भी इतनी फास्ट नहीं होती कि वी शेप रिकवरी आ जाए। ठीक ऐसे होगा कि जिगजैग जिगजैग करके रिकवरी आएगी। ये जब सारी सिचुएशन बनती है ना, तब हम कंफर्मेशन ट्रेड प्लान करते हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई और नॉर्मल सी ट्रेड है, लाइक हमने बहुत सारी ट्रेड मार्क करी थी, शायद हमने मॉर्पिन लैब में ट्रेड प्लान करी थी आई थिंक। जैसे मंथली का मैं से ये लोकेशन मानूं, ठीक है, ये मेरा मंथली का रैली बेस रैली लोकेशन है, ठीक है। अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, सिर्फ इसमें 3 से 4 दिन है क्लोज होने में। मैं एक बार मान कर चल रहा हूँ कि इसमें रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, इसमें प्राइस ये लोकेशन बन चुका है, और डेली में इसके ये एग्जीक्यूशन और इस एग्जीक्यूशन में यदि प्राइस आएगी, मैं डायरेक्ट ट्रेड कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें मैं डायरेक्ट ट्रेड कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक प्रीवी करके हमने एक शेयर देखा था, क्या ये स्टॉक में मंथली का हमारा ये लोकेशन था रैली बेस रैली? मंथली का हमारा ये लोकेशन था, डेली पर ये एरिया है। क्या इसमें मुझे किसी भी तरह से कंफर्मेशन ट्रेड करने की जरूरत है? कोई कंफर्मेशन ट्रेड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई बहुत अच्छा डाउन मूव नहीं है। आसपास की रेंज से ही प्राइस आ रही है, नियर बाई कोई 20 25% के करेक्शन देकर मेरे मंथली इनकम ट्रेड में मुझे एंट्री मिल जाएगी। बट वहीं पे जब प्राइस यहां से नीचे इस अपने हाईएस्ट पॉइंट से ये डाउन मूव के साथ आई होगी, क्या मुझे डायरेक्ट इस क्वार्टरली के रैली बेस रैली में ट्रेड करनी चाहिए थी? नहीं, डायरेक्ट इस क्वार्टरली की रैली बेस रैली में ट्रेड करने से बचना चाहिए था, क्योंकि अच्छा खासा डाउन मूव आ गया ना। 2300 का स्टॉक 900 हो गया, तो अपने आप में 50% से भी ज्यादा, 50% से भी ज्यादा डाउन मूव हो गया। अब जैसे यहाँ पर है क्रिसिल करके, ये एक स्टॉक है, यहाँ पर कोई मुझे कंफर्मेशन की जरूरत नहीं, एक्चुअली मेरे पास एमआईटी ट्रेड है भी नहीं, बट मुझे कोई कंफर्मेशन की जरूरत है नहीं इसमें, क्योंकि स्टॉक कोई बहुत ज्यादा करेक्ट करके नहीं आया था यहाँ पर, ये वाला एक्शन जो हुआ है वो है भी नहीं, कोई मुझे अच्छी ट्रेड दिख भी नहीं रही। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया इस तरह की एग्जाम्पल से आपको? यस। अब और अच्छी तरह से जो परफेक्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सिचुएशन बनाई ना, इस तरह की तीनों चारों तीनों सिचुएशन
ठीक इस तरह से साइडवेज वाली सिचुएशन, ये सारी सिचुएशन के ऊपर मेरे पास बहुत अच्छे से अच्छे एग्जांपल्स हैं। बहुत पुराने एग्जांपल भी हैं, कोड वाले एग्जांपल भी हैं, उसके बाद वाले एग्जांपल भी हैं। ठीक है, बात करें उनके बारे में, डिस्कस करें। सबसे पहले तो मारुति। और इसमें पता है अच्छी बात क्या है, आपको कोई बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम से मतलब रखने की बात नहीं रही। ये सिर्फ और सिर्फ बात हो गई कि आपने एक बड़ा टाइम फ्रेम क्वार्टरली मंथ देख लिया, और फिर डेली का टाइम फ्रेम उतना ही बहुत है। हाँ, एक और छोटी सी बात, कितने लोगों को लग रहा है कि सर यहां से प्राइस ऊपर चली गई और इस डिमांड जोन में एंट्री ना दी तो? कितने लोगों को ये लग रहा है कि प्राइस यहां से नीचे आई ना तो? उस बात में आप यही बात समझिए, इस बात के लिए ये बात समझिए कि क्या हर एक केस में वी शेप रिकवरी आती है क्या? नहीं आती। जब ये ऊपर ऊपर वाला सप्लाई जोन होगा, वो नीचे, ऊपर वाला सप्लाई जोन होगा वो प्राइस को नीचे, और ऊपर वाला सप्लाई जोन होगा वो प्राइस को नीचे, इस तरह से प्राइस को नीचे की तरफ पुश करेगा वो। एंट्री मिलेगी 90, और ये वाले केस में ऑलमोस्ट 80 to 90% केस में एंट्री मिल जाएगी। फॉलो अप डिमांड में ट्रेड करेंगे, यस। एग्जाम्पल देखें तो सही, एग्जाम्पल्स देखिए तो सही एक बार। अब ये मेरे पास मारुति का क्वार्टरली चार्ट है, ठीक है। क्या हम एग्जाम्पल पर डिस्कशन कर लें? ठीक है, मेरे पास ऊपर से नीचे प्राइस मारुति 10,000 का हाई लगाकर, कोई स्टॉक 10,000 गया 2018 में, उसके बाद वो नीचे आते आते विद इन अ ईयर यहाँ 5,000 हो गया। क्या किसी भी नॉर्मल इंसान को ऐसे लगेगा कि यार मैं 5,000 हो गया उसको बाय कर लेना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए? क्या वहां पर एक डर वाली सिचुएशन नहीं हो जाएगी, यार इतना नीचे आ गया, पता नहीं कितना नीचे आ सकता है? और वो लॉजिकली स्टॉक 50% तक करेक्ट भी हो चुका है, 50% तक करेक्ट भी हो चुका है। अब जब इतना अच्छा खासा डाउन हुआ है और मुझे लगा कि मेरे पास एक क्वार्टरली का रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, तो इस क्वार्टरली के रैली बेस रैली में भले ही मेरे पास वीकली का अच्छा एग्जीक्यूशन भी क्यों ना हो, तब भी मैं ये चाहूंगा, तब भी मैं ये चाहूंगा कि स्टॉक जो है, तब भी मैं चाहूंगा स्टॉक एक बार कंफर्मेशन दे। और वो उस कंफर्मेशन के लिए मुझे कौन से टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा, आप सब लोग मुझे बताइए। उस कंफर्मेशन के लिए मुझे कौन से टाइम फ्रेम पर जाना है? डेली टाइम फ्रेम पर। अब मैं डेली पर आया हूं। क्या इस डिमांड जोन में कभी यहीं पर ही एंट्री मिली है मुझे? इस डिमांड जोन में मुझे यहीं पर एंट्री मिली है, यस और नो? अब ये एंट्री जब ये प्राइस इस तरह से जोन में आई, इस तरह से जोन में आई, क्या मैं कह सकता हूं ऊपर उसने ये एक रैली बेस्ड ड्रॉप टाइप स्ट्रक्चर बनाया था? और इस स्ट्रक्चर के ये जो रिसेंट सप्लाई जोन यही तो था ना इसमें, कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, इसने यही तो सप्लाई जोन बनाया ना, एक रैली बेस्ड ड्रॉप या ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप टाइप, बताइए। रिसेंट सप्लाई जोन मेरा यही तो था ना। क्या मैं कह सकता हूं कि ये सप्लाई जोन जैसे ही ब्रेक होगा, तब मैं उसे कंफर्मेशन मान लूंगा? यहाँ पर प्राइस ऊपर भी जाती है और इस तरह से ब्रेक करके क्लोजिंग भी देती है। ब्रेक जब भी बोलूं आप समझना क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूं। क्या इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी? अब जब इसने क्लोजिंग दे दी, तो मैं यही तो कहूंगा ना कि मेरे इस रैली बेस रैली के डिमांड ने, मेरे इस रैली बेस रैली के डिमांड ने इस सप्लाई जोन को ब्रेक करके कंफर्मेशन दे दी। नीचे वाले इस रैली बेस रैली के डिमांड ने इस सप्लाई जोन को ब्रेक करके कंफर्मेशन दे दी, यस कंफर्मेशन दे दी, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं थी। अब ऐसा नहीं मैं यहीं पर बाय कर लूंगा, ये प्राइस नीचे आती है प्रॉपर इस डिमांड जोन में, यहां पर मैं कंफर्मेशन एंट्री के थ्रू बाय करता हूं, प्राइस फिर ऊपर। अब इसमें या तो आप इस ट्रेड को 1:2 की तरह बुक कर लो, या फिर यहां से ऊपर जाते हुए, यहां से ऊपर जाते जाते जितने भी फॉलो अप डिमांड बनते जाएं, उन सारे फॉलो अप डिमांड को ट्रेड करते जाओ। जैसे कि ये एक नया ड्रॉप बेस वाली डिमांड बना, प्राइस इसमें आने के बाद फिर यहां से चल गई, फिर प्राइस आई इन दोनों
एरिया के बीच में जो गैप था वहां से चल गई, फिर उसमें लगातार उस पॉइंट तक आपको डिमांड जोन में ट्रेड मिलती रहेगी, डिमांड जोन टारगेट देते रहेंगे, जब तक कि प्राइस अपने हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन तक नहीं पहुंच जाती। जब तक कि प्राइस वहां अपने हायर टाइम फ्रेम के जब तक कि प्राइस वहां अपने हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में नहीं पहुंच जाती, तब तक आपको लॉन्ग की ट्रेड मिलती रहेंगी। और ये 90% तक एक्यूरेसी इसमें होती है। इस कंफर्मेशन एंट्रीज के थ्रू जो भी हम ट्रेड करते हैं ना, ऑलमोस्ट 90% तक की एक्यूरेसी थी। 90%, 100 तो मैं नहीं कहूंगा, 90% की एक्यूरेसी होती है। और आपको याद है, कल ही हमने ये एग्जाम्पल, कल का मतलब फ्राइडे ही हमने एग्जाम्पल एडवांस ट्रेंड एनालिसिस में डिस्कस किया था। कुछ लोग शायद क्लास में नहीं होंगे कल फ्राइडे के दिन, क्योंकि ये सबसे लास्ट में एग्जाम्पल डिस्कस किया था। क्या हम कह सकते हैं यहां से ऊपर जाते जाते हमारा ट्रेंड यहां तक अप हो गया था, क्योंकि इसने दो सप्लाई जोन्स को ब्रेक कर दिया था। उसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा टेक्निकल और मैं आपको सिंक करवा देता हूं, कि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास WIT लॉन्ग की ट्रेड बन चुकी थी, यस और नो? उसके अकॉर्डिंग हमें WIT ट्रेड मिल चुकी थी। और अकॉर्डिंग टू WIT इनकम ट्रेड हमारा ट्रेंड देखने का, अकॉर्डिंग टू WIT ट्रेड हमारा ट्रेंड देखने का कौन सा टाइम फ्रेम होता है? डेली ना। डेली के ट्रेंड ऑलरेडी अप है। ये सारी चीजें सिंक हो रही हैं अपने आप में, सारी चीजें। अब इसमें आपको ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी भी बहुत बेटर मिलेंगी, बार बार ट्रेड मिलती जाएंगी। और कोई लॉन्ग टारगेट के लिए रखना चाहे कि मैं तो टारगेट ही डायरेक्ट अपोजिंग जोन तक रखूंगा, वहां तक रखो। हालांकि आपको ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है, फिर मैं कहता हूं कि आपको ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है। आप डेली पर डायरेक्ट ट्रेड करो, बट डेली के किसी ऐसे डिमांडियन को ट्रेड करो। डेली के ऐसी किसी डिमांडियन को ट्रेड करो जिसने कि कुछ अच्छा अच्छा अचीव किया। जैसे कई लोगों के मन में आई कि सर ये वाला जो रैली बेस रैली का डिमांडियन है, ये वाला जो रैली बेस रैली का डिमांड है, इसको ट्रेड करें या नहीं करें? देखो, इसको ट्रेड नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, कंफर्मेशन नीचे वाले डिमांड ने दिया या ऊपर वाले डिमांड ने दिया? कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यस, मतलब नीचे वाले डिमांड ने, तो हमें उसी डिमांड में ट्रेड करना है जिसने कंफर्मेशन दिया। कभी कभी, बहुत रेयरली, पता है क्या हो जाता है, प्राइस ऊपर वाले एरिया से भी चल जाती है। बहुत रेयरली मैं बोलूंगा, बहुत रेयरली बोलूंगा, प्राइस कभी कभी ऊपर वाले एरिया से चल जाती है, बट उसमें फिर जो फॉलो अप डिमांड बनने शुरू हो जाते हैं। एक और डेफिनेशन दूं मैं इस चीज की आपको, कि इस केस में जब आपने ये समझिए कि यहाँ कोई कंफर्मेशन एंट्री की, यहाँ कोई कंफर्मेशन एंट्री कर ली, किसी ने ट्रेड कर ली, किसी से कंफर्मेशन ट्रेड मिस हो गई। मैं कह रहा हूं प्राइस इस डिमांड में आई और आपने यहाँ से कंफर्मेशन ट्रेड कर ली, किसी ने ट्रेड की, किसी से कंफर्मेशन मिस हो गई, ठीक है। बट क्या ये कंफर्मेशन ट्रेड वापस में जब प्राइस ऊपर जाने लगी, क्या फॉलोअप ट्रेड बनती गई, फॉलोअप डिमांड बनते गए, कंफर्मेशन बिकम फॉलोअप एरिया, ऐसा मैं कह सकता हूं? यहां पर जो जो डिमांड बने, फिर वो फॉलोअप डिमांड बने और फॉलोअप डिमांड को बाय करो। क्या आप में से किसी को भी ये बात याद है कि हमने कभी ये बात करी थी कि स्टॉक जब बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड से जाता है तो उसमें लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड चलने लगते हैं? यस, एग्जैक्टली वही चीज है ये। यहीं पर ये सारी चीजें मिक्स हो रही हैं, यहीं पर इन सारी चीजों को क्लब किया जा रहा है। बस सिचुएशन ऐसी है कि जब हमें नॉर्मली MIT KIT ट्रेड मिल रही है, अच्छी बात है। जब MIT KIT में डर लग रहा है, MIT KIT में पैनिक वाली बात हो रही है, तब हमने एक अपना ट्रेड करने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया। हमने कंफर्मेशन ट्रेड के साथ जाना शुरू कर दिया। जैसे ये तो रही 2019 की बात। ये 19 वाला एग्जाम्पल आपको समझ आ गया मारुति का? ठीक है, ओके। अब कोविड वाले एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ। मेरे पास एग्जाम्पल हैं, अच्छे एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। और ये पुराने के साथ साथ नए भी हैं, और अभी किस में क्या करना चाहिए ये भी है। क्या यहाँ पर ये क्वार्टरली के डिमांड में प्राइस आई, क्या मैं कहूंगा ये 7,000 से प्राइस 4,000 आ गई? यहाँ पर भी अच्छा खासा करेक्शन आया था विद इन ए मंथ। हाँ, सारे 1 ईयर के एग्जाम्पल, क्या 2 महीने पुराने एग्जाम्पल भी हैं। आप इंतजार तो करें थोड़ा सा।
अब जब इतनी अग्रेसिव सेलिंग थी, पूरा मार्केट पैनिक में था, निफ्टी बैंक निफ्टी पूरे दुनिया भर के मार्केट क्रैश हो रखे थे, उस टाइम पर बहुत कम लोग ऐसा सोच पाते हैं कि यार इसमें हम अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और हम भी सोचेंगे उसे ट्रेड करना, बट विद प्रॉपर कंफर्मेशन एंट्री। एक बार हमें लगे कि हाँ अब बस ये सेलिंग रुक चुकी है, अब जो कमांड है वो बायर्स के हाथ में आ चुकी है। तो मुझे कौन से टाइम फ्रेम पर जाना चाहिए? डेली टाइम फ्रेम पर, डेली पर गए। क्या ये माना जा सकता है कि प्राइस जब ऊपर से नीचे आती है तो उसने एक रिसेंट ये ड्रॉप बेस ड्रॉप सप्लाई जोन बनाया था? प्राइस जब ऊपर से नीचे आई उसने एक ये ड्रॉप बेस ड्रॉप सप्लाई जोन बनाया, और ये ड्रॉप बेस ड्रॉप सप्लाई जोन ने जब इस डिमांड जोन में एंट्री दी, बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में एंट्री दी, बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर एंट्री दी, तो ये ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन ने क्या इस एरिया को ब्रेक कर दिया था? नहीं, क्लोजिंग नहीं हो पाई है इसके ऊपर। तो क्या इस डिमांड को मैं ट्रेड करूंगा? नहीं। इस डिमांड इसने कोई कंफर्मेशन ही नहीं दी है, तो मैं इसे क्यों ट्रेड करूं, क्योंकि इसने कोई क्लोजिंग ही नहीं दी है। फिर क्या होता है कुछ इस तरह से। क्या मैं कह सकता हूं इस केस में, अब इस रैली बेस रैली और इस विदाउट बेस कैंडल वाले एरिया ने, और इस रैली बेस रैली वाले एरिया ने मेरे इस वाले रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे दी, और फिर प्राइस इस जोन में आती है, यहाँ पर थोड़े टाइम बाद इस जोन में आती है, और इसी जोन से यहाँ से अच्छा रिएक्शन आ जाता है। और उसके बाद आप अच्छी बात देखिए कि फिर ये डिमांड जोन भी चला, इसमें रैली बेस रैली, फिर इसमें ऑलमोस्ट सभी डिमांड जोन आप देखोगे। और मैं कहूं आपसे, यदि ये बात करूं कि डेली का अब मेरा ट्रेंड अप हो गया ना, सप्लाई जोन्स ब्रेक होने लगे, डेली का ट्रेंड अप हो गया, तो मेरे पास वीकली पर अब मैं आया हूं, ये मेरा वीकली का टाइम फ्रेम है। क्या मैं कह सकता हूँ वीकली के काफी सारे डिमांड जोन एक्टिव हो जाएंगे, जैसे ये रैली बेस रैली का मेरा नया लोकेशन बन गया, ये एरिया मेरा एक नया लोकेशन बन गया, ये एरिया मेरा एक नया लोकेशन बन गया, इस तरह के बहुत सारे एरियाज एक्टिव हो गए। मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि अब तो स्टॉक को चलना ही है, और कब तक मैं इसको लॉन्ग की ट्रेड करता रहूंगा। अब ये मैं मंथली के सप्लाई जोन पर आया हूं, जब तक कि प्राइस अपने मंथली के सप्लाई जोन तक नहीं पहुंच जाती तब तक, इस मंथली के सप्लाई जोन तक नहीं पहुंच जाती तब तक मैं उसमें लॉन्ग की ट्रेड जो है ऑन डेली टाइम फ्रेम इनिशिएट करता रहूंगा। और यहां तक जैसे ही पहुंची, आप देखिए इस मंथली के सप्लाई जोन में, ये डेली का टाइम फ्रेम है, इस मंथली के सप्लाई जोन में प्राइस पहुंची है, तो डेली के डिमांड ने काम करना थोड़ा कम कर दिया, डेली के डिमांड ब्रेक होना शुरू हो गए। और अभी के केस की बात करूं कि आज के टाइम पर ये पुराना हो चुका है। आज के टाइम पर मुझे मारुति में क्या करना चाहिए, मैं मारुति में क्वार्टरली इनकम ट्रेड प्लान कर रहा हूं। क्या मेरे पास एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है अच्छा, ऑन क्वार्टरली टाइम फ्रेम? यस। मंथली का ट्रेंड अभी अप है, और वीकली पर यदि मैं एग्जीक्यूशन की बात करूं, ऊपर वाला एग्जीक्यूशन तो ऑलरेडी 4 जून की जो सेलिंग आई थी इसमें हो चुका है। 4 जून तरह की जो सेलिंग होती है ना, कि एक दिन में कितना सा मार्केट डाउन आया था, स्टॉक कितने कितने से डाउन आए थे, उस उन सब चीजों में मुझे कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत छोटे छोटे से डाउन थे। 4 जून में ये रैली बेस रैली के डिमांड प्राइस आकर यहाँ से चल गई, बट नीचे क्या मेरे पास एक क्वार्टरली इनकम ट्रेड बेस्ट ट्रेड है ये, और उसके नीचे भी एक और मेरे पास डिमांड का एरिया है, दोनों ही एरिया मेरे लिए कोइंसाइड कर रहे हैं। अब मुझे बात आएगी, अब मेरी बात आएगी अनीता, कि मुझे यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड करनी है अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली इनकम ट्रेड, डायरेक्ट ट्रेड करनी है अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली इनकम ट्रेड, या फिर मैं वेट करूंगा कंफर्मेशन का कि प्राइस यहाँ पर आ जाए, यहाँ से जाने लगे, फिर डेली के कुछ फॉर्मेशन बनाए, देन मैं बाय करूं। यही तो बात है ना। मैं देखूंगा मैं देखूंगा कि प्राइस कितना ऊपर से आ रही है। अभी रिसेंट सेलिंग तो इस हाईएस्ट पॉइंट यहीं से है ना, यहाँ राइट क्लिक करूंगा, मेजरमेंट टूल पर गया, और यहाँ पर इस तरह से देख लिया 21% का डाउन।
इस तरह का सिर्फ डाउन मूव है तो ये मेरे पास प्रॉपर क्वार्टरली इनकम ट्रेड है। प्रॉपर क्वार्टरली इनकम ट्रेड, मैं यहाँ पर आराम से इसको डायरेक्ट ट्रेड कर सकता हूँ। इवन मुझे नीचे वाले को भी ट्रेड करना हो ना, तब भी तब भी मैं इसको डायरेक्ट ट्रेड करूंगा। मुझे कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। मुझे कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। बाय चांस मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर ये क्वार्टरली का डिमांड जोन होता ही नहीं, टेस्टेड होता, या क्वार्टरली का डिमांड जोन होता नहीं, मेरे पास ये एक डिमांड जोन होता सिर्फ क्वार्टरली का, रैली बेस रैली, जो अपने आप में अच्छा डिमांड जोन है, जिसने स्टॉक को ऑल टाइम हाई भी दिया है। ये ऊपर वाले स्टॉक ने ऑल टाइम हाई दिया, या नीचे वाले, सॉरी, ऊपर वाले डिमांड जोन ने स्टॉक को ऑल टाइम हाई दिया, या नीचे वाले डिमांड जोन ने, नीचे वाले डिमांड जोन है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला तो ऑल टाइम हाई पर बना हुआ डिमांड जोन है, नीचे वाले ने ऑल टाइम हाई बनाया है। इन दोनों में डिफरेंस है। ऊपर वाला तो ऑल टाइम हाई पर बना हुआ डिमांड जोन है, नीचे वाले ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कराया, ऑल टाइम हाई बनाया है। तो मानकर चलिए, मैं ये मानकर चल रहा हूं ऊपर कोई डिमांड जोन था ही नहीं, यहाँ कोई क्वार्टरली का डिमांड जोन ना होता, तो क्या इस वाले डिमांड जोन में आते आते मुझे कोई कंफर्मेशन की ट्रेड करनी होती? मैं ये देखता हूँ कि यहाँ से ऊपर प्राइस आ रही है तो ऑलमोस्ट कितना परसेंट डाउन हुआ, 35% के आसपास डाउन हुआ गया। तो तब उस सिचुएशन में मुझे कंफर्मेशन ट्रेड करनी चाहिए। यस, 35% से ज्यादा, 40% से ज्यादा करेक्शन हो, देन मैं कंफर्मेशन के थ्रू जा सकता हूँ। तब मैं कंफर्मेशन के थ्रू जा सकता हूँ। अब इसमें मुझे कभी फिलहाल अभी जो मुझे ट्रेड सेटअप मिल रहा है, उसमें मुझे किसी भी तरह से कोई कंफर्मेशन के साथ जाने की जरूरत नहीं है। आ गया पॉइंट समझ में आप लोगों को? अब इसी तरह के टीवीएस मोटर में भी, टीवीएस मोटर में भी समझते हैं। यहां पर भी उसी 2019 में ये एक मेरे पास रैली बेस रैली का क्वार्टरली का डिमांड जोन था, ठीक है। ये मेरे पास रैली बेस रैली का क्वार्टरली डिमांड जोन था। क्या मैं कह सकता हूं इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में सितंबर 2019 में जब प्राइस आई थी, तो एक तरह से बहुत अच्छा करेक्शन था। 800 का स्टॉक 350 हो गया था। 800 का स्टॉक 350 हो गया था। अब मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन ट्रेड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? यहाँ पर इस केस में मुझे कंफर्मेशन ट्रेड करनी चाहिए थी। अब मैं डेली के टाइम फ्रेम पर आया हूँ। अब ये मेरा डेली का टाइम फ्रेम है। मैं डेली के टाइम फ्रेम पर ही क्यों जा रहा हूँ? सबसे पहली बात तो ये मुझे बताएं, एक चीज आपके मन में आई होगी, सर जब बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन स्ट्रांग होता है तो आप बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर ही ट्रेड कर लो। हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एंटी स्टॉप का गैप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। दूसरा, जब हम कंफर्मेशन ले रहे हैं तो डेली पर ही क्यों ले रहे हैं? डेली से स्ट्रांग तो वीकली है, वीकली पर लेना। देखिए, वीकली पर कंफर्मेशन आने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। वीकली पर कंफर्मेशन आने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, डेली पर कंफर्मेशन पहले भी ही मिल जाता है। और डेली अपने आप में अच्छा स्ट्रॉन्ग एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। अब यहाँ पर प्राइस आती है, मैं क्या देखूंगा चिन्ह में, मैं क्या देखूंगा जयंत, कि प्राइस डिमांड जोन में पहुंची, क्या ऊपर से नीचे आते टाइम इसने कोई सप्लाई जोन बनाया? एक इतना दूर सप्लाई जोन बनाया है यहाँ पर, ये सप्लाई जोन मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा। यदि आसपास की रेंज में कोई सप्लाई जोन बनाया होता तो मैं कहता कि हाँ मेरे लिए एक अच्छी बात है, यहाँ कुछ नहीं बनाया। तो मैं चाहूंगा कि प्राइस एक बार के लिए, मैं चाहूंगा कि प्राइस एक बार के लिए ऊपर जाते हुए फॉर्मेशन कुछ सप्लाई जोन वाले बनाए। क्या मैं कह सकता हूँ ये जो एक इस तरह की सिचुएशन बनी है, ये अपने आप में सेलिंग को शो कर रही है? यहाँ पर ये सिचुएशन अपने आप में एक सेलिंग को शो कर रही है ना, कि यहाँ पे सेलिंग आई है। अब इस सेलिंग के ऊपर भी ये एक तरह से मेरे लिए ऐसी बात हो गई कि एक नया सप्लाई जोन बना है, इसके ऊपर यदि प्राइस चली जाएगी देन मैं उसको कंफर्मेशन मान लूंगा, और जिस डिमांड जोन ने ऑन डेली टाइम फ्रेम, जिस डिमांड जोन ने ऑन डेली टाइम फ्रेम ये कंफर्मेशन दिया है, उसे मैं वहां पर बाय कर लूंगा। क्या मैं कह सकता हूँ ये रैली बेस रैली का मेरा डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन पर मैं बाय कर सकता हूँ? क्योंकि इसने इसके ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। प्राइस इस प्रॉपर डिमांड जोन में पहुंचती है, प्रॉपर डिमांड जोन में, और यहां से ऊपर। अब एक तो सोचिए, एक छोटी सी बात अब देखें, एक तो आपने डायरेक्ट एंट्री यहां पर की भी, और फिर आपका 1 मंथ 2 मंथ तक स्टॉक साइडवेज रह जाए।
वो चीज ज्यादा बेनिफिशियल है, या फिर थोड़े दिन हमने 1-2 मंथ वेट कर लिया, अपना कैपिटल कहीं दूसरी जगह यूज कर लिया, और हमें कोई ट्रेड मिली और हमने उसमें 4-5-10 दिन के अंदर ही टारगेट कर लिया। दोनों में डिफरेंस है। और फिर अब ये ड्रॉप बेस रैली का नया एरिया बना, इसमें भी प्राइस जस्ट थोड़ा सा ऊपर से, मतलब थोड़ा सा माइनर सा ऊपर से रिएक्ट कर गई, जिस तरह से हम एंट्री का गैप रखते हैं ना, उतना ही जस्ट ऊपर से चली गई। फिर प्राइस एक नया ड्रॉप बेस रैली बना इससे ऊपर, फिर लगातार प्राइस में इसी तरह से अप मूव आते गए, जब तक कि स्टॉक अपने बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में नहीं पहुंच गया था। यहाँ एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन था, इस मंथली क्वार्टरली के सप्लाई जोन पहुंचा, और यहाँ से फिर नीचे आने लग गया। कोविड के टाइम पर भी ऐसा हुआ था। कोविड के टाइम पर भी ऐसा हुआ था, जैसे कि ये एक हमारे पास क्वार्टरली का डिमांड जोन था इस तरह से। अब क्वार्टरली से बेटर पिक्चर ना यहाँ ईयरली की थी, मतलब क्वार्टरली से भी जो बेटर पिक्चर है ना, वो ईयरली की थी। क्या मैं कह सकता हूँ स्टॉक अपने ईयरली के डिमांड जोन में आया था? क्योंकि मंथली पर भी थी, बट मैं बेटर पिक्चर आपको बता रहा हूँ। ईयरली का ये डिमांड जोन था, इसमें प्रॉपर आया था। हाफ ईयरली, क्वार्टरली का ये एक इस तरह का एरिया, और मंथली पर देखोगे, मंथली पर भी मेरे पास ये प्रॉपर ड्रॉप बेस रैली एरिया, ये वाला नीचे वाले। मतलब पहले एक बार कह सकते हैं, हाँ ईयरली पहले एक बार टेस्ट हो रखा है, जो मैंने पहले कंफर्मेशन बताया, बट स्टिल उसके बाद भी मेरे पास नीचे यहाँ पर ये हाफ ईयरली का भी एरिया था, जिसको मैं ओरिजिन ऑफ द मूव की तरह बात करूं, इसको ओरिजिन ऑफ द मूव की तरह बात ना भी करूं, तो मेरे पास मंथली का एक ये ड्रॉप बेस रैली का 4 बेस कैंडल वाला जोन हो सकता है इस तरह से, जिसने कि प्राइस को ऑल टाइम हाई दिया था। मंथली का एरिया हो सकता है ना। और इस मंथली के डिमांड जोन में जब प्राइस यहाँ पर आती है, मैं डायरेक्ट ट्रेड करने से बचूंगा। अब कोई कहेगा, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आपके मन में आई होगी, यहाँ पर छोटी सी बात मन में आई होगी, सर इस वाली सेलिंग को मैं क्या समझूं, कि स्टॉक ऑल टाइम हाई से 800 से नीचे आया है, या फिर ये इसकी रिसेंट सेलिंग होगी 500 वाली, बताइए। यहाँ पर ये बात आ रही है ना, मन में सवाल आ रहा है ना, मन में ये सवाल आ रहा है ना, कि इस सेलिंग को मैं काउंट कहाँ से करूं, कि प्राइस ऑल टाइम हाई से यहाँ पहुंची है, या फिर इस वाली रेंज से जो रिसेंट बाइंग थी यहाँ से नीचे पहुंची, बताइए। यहाँ से आसपास रिसेंट से, ऑल टाइम हाई से नहीं ऋषि, यहां से भी मैं इसको मान लूंगा। क्यों मान रहा हूं पता है? क्योंकि देखिए, यदि प्राइस इस तरह से लगातार धीरे धीरे करके नीचे आ रही होती ना, तो मैं कहता हाँ ऑल टाइम हाई वाला कैसे, बट उसके बीच में ना ये दो अच्छी तरह से कैंडल बनाकर स्टॉक ने एक 100 पॉइंट का अच्छा अप मूव दे दिया था, अच्छा ठीक ठाक अप मूव आ गया था। इस वजह से मैं बोलूंगा कि यहाँ से ही हम इसको माने, और यहाँ से सफिशिएंट मेरे पास 500 के आसपास से 220, 30, 40% के आसपास करेक्शन हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, अग्रेसिव सेलिंग ये इस वजह से थी क्योंकि गोरी कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम की सेलिंग है, 1 महीने में बनी हुई कैंडल है ये। तो इसमें भी मुझे कंफर्मेशन चाहिए, और कंफर्मेशन मैं डेली के टाइम फ्रेम पर ही करूंगा ना। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पर गया। क्या हम कह सकते हैं प्राइस ने के इस ड्रॉप बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन को ब्रेक किया, इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन, और प्राइस इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में आती है, फिर यहाँ से ऊपर मुझे एक बस कंफर्मेशन मिल गया। अब उसके बाद धीरे धीरे करके प्राइस कंसोलिडेट भी हो रही है, 20 MA को भी सपोर्ट मिला रही है, फिर बहुत सारे फैक्टर ऐसे हो जाते हैं जो प्राइस को ऊपर जाने के लिए सपोर्ट करने लगते हैं। अब इसमें आपको कोई हो सकता है वीकली इनकम ट्रेड इस रेंज में, हो सकता है वीकली इनकम ट्रेड कहाँ तक, एक सेकेंड, कहाँ तक मैं इसमें वीकली इनकम ट्रेड फाइंड आउट कर सकता हूँ? इस मंथली के, इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन तक, यस और नो? इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन तक कर सकते हैं ना, यस। वापस मैं ये वीकली के टाइम फ्रेम पर आया हूँ। यहाँ से ऊपर जाते जाते जो कोई भी मुझे एरिया मिल जाएगा, जिसने कि जो कोई भी एरिया जिसको मैं WIT की तरह ट्रेड कर सकूं, मैं उसे ट्रेड करूंगा। क्या आपको कोई भी प्रॉपर WIT की लोकेशन की तरह एरिया दिख रहा है क्या यहाँ पे? कोई एरिया नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। इवन आप डेली पर भी जाओगे ना, मैं डेली के टाइम फ्रेम पर आया हूँ,
डेली पर भी इस मंथली के डिमांड से ऊपर जाते हुए क्या इस कंफर्मेशन के बाद कोई भी ऐसा पॉइंट बन पाया जैसे मैं ट्रेड करता, हाँ करता, बट इस रैली में प्राइस आई नहीं, फिर उसके बाद लगातार सब कुछ गार्बेज, कुछ भी ऐसा अच्छा पॉइंट मेरे पास बन ही नहीं पाया है। तो मेरे पास एक ही अपॉर्चुनिटी बनकर रह गई। तब अब मैं क्या करूं? नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं वी शेप रिकवरी नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा कि मेरे पास एक गार्बेज टाइप स्ट्रक्चर, छोटी छोटी कैंडल बनाकर मतलब प्राइस गई। वी शेप रिकवरी कहां से हो गई? वी शेप रिकवरी अब देखो कि यहाँ से फेब 2020 से लेकर अप्रैल 2020, 2 महीने में ही जो डाउन मूव आया, उसमें अप मूव आने में अप्रैल से लेकर सितंबर 6 महीने लग गए वहां तक पहुंचने में, जहां पर 2 महीने में डाउन मूव आया था, उसको रिकवर करने के लिए 6 महीने लग गए। ये वी शेप रिकवरी थोड़ी ना है। बस इस जिगजैग में अच्छे पोजीशन, अच्छे फॉर्मेशन नहीं बने, गार्बेज टाइप स्ट्रक्चर, छोटी छोटी कैंडल्स बनाते हुए प्राइस गई थी। तो कई कई बार किसी किसी रेयर केस में ऐसा भी हो जाता है। अच्छा एरिया देखो, कोई कंफर्मेशन जिसने दी हो अपने एरिया को ब्रेक करके, ठीक है, उसे बिल्कुल दे, मतलब अचीवमेंट जिसने किया हो। अब देखें आप, ये मंथली पर इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है टीवीएस मोटर को, क्योंकि इस मंथली के ड्रॉप बेस रैली के डिमांडों से, इस मंथली के ड्रॉप बेस रैली के डिमांडों से जब ऊपर जाने लगी, क्या मैं कह सकता हूँ ये एक रैली बेस्ड ड्रॉप का मंथली सप्लाई जोन, और इसी रेंज में क्वार्टरली का, ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम है, इसी रेंज में मेरे पास क्वार्टरली का भी ये सप्लाई जोन था। दोनों ही एरिया थे ना? यस। और जब प्राइस यहां से ऊपर जाने लगी, नीचे हो सकता है ये वाली रेंज तक तो प्राइस, ये वाली रेंज तक तो प्राइस कुछ स्ट्रगल ही कर रही थी, बट ये जो रैली बेस रैली नया डिमांड जोन बना, क्या मैं कह सकता हूँ डिमांड, इस वाली बाइंग ने अच्छा खासा मूव दिया, फिर इस सप्लाई जोन को भी ब्रेक कर दिया, यस और नो? ऐसा कह सकते हैं ना, इस सप्लाई जोन को भी ब्रेक कर दिया था। देन उसके बाद जब इस रैली बेस रैली के डिमांड में आई, जिसका मंथली के डिमांड होने के साथ साथ, अब मैं कंफर्मेशन बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं ये बात कर रहा हूं कि इस डिमांड के रिएक्शन के बाद ऊपर सारे टाइम फ्रेम के ट्रेंड अप हो गए, फिर मैं अब एमआईटी वाले प्रोसेस पर वापस आ गया कि प्राइस जोन में आ रही है, अच्छा ऊपर जा रही है मंथली पर, फिर प्राइस इस जोन में आई, फिर प्राइस ने ये डिमांड बनाया, इसने न्यू ऑल टाइम हाई दे दिया था, फिर इस जोन में आई, फिर यहाँ से ऊपर चली गई लगातार। मतलब यदि किसी से यहाँ पर ट्रेड मिस हो गई, यहाँ पर इस अप मूव में नहीं, इस अप मूव में कोई एरिया नहीं बन पाया, तो नया जो एमआईटी ट्रेड बनी, उसने प्राइस को 400 से 800 पहुंचा दिया, फिर वापस प्राइस नीचे आती है, फिर यहाँ से 500 से इतना अच्छा शानदार अप मूव, फिर प्राइस यहाँ आती है इस रैली बेस रैली के डिमांड से, फिर से शानदार अप मूव। जब जब प्राइस को बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड में आने का जब मौका मिला, वो हर एक एरिया को फॉलो कर रहा है, यस और नो? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अब अब यदि मैं इसमें कोई ट्रेड प्लान करने की बात करूं, सबसे पहले तो क्वार्टरली का ही डिमांड जोन है। क्वार्टरली के डिमांड जोन को क्लोज होने में, बनने में अभी 1 मंथ और है, क्योंकि सितंबर का पूरा मंथ लगेगा, तो मैं इसे कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं मंथली का कोई देखता हूं। क्या मेरे पास मंथली का ये एक लोकेशन हो सकता है कुछ इस तरह से? लोकेशन के लिए जरूर मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ, फुल लोकेशन, लोकेशन के लिए इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ। अब इस लोकेशन के कंसीडर करने में, इसे एज ए लोकेशन कंसीडर करने में सबसे पहले तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाना जरूरी है, ऊपर वाली कैंडल की क्लोजिंग हो जाना जरूरी है, जिसको शायद 4 दिन में बेटर क्लोजिंग हो भी जाए, शायद 4 दिन में बेटर क्लोजिंग हो भी जाए। बट अब इसमें अकॉर्डिंग टू मंथली इनकम ट्रेड में प्रॉपर एमआईटी, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में प्रॉपर एमआईटी ट्रेड प्लान कर सकता हूँ ना? क्योंकि मेरे एमआईटी में एंट्री यदि मुझे मिलेगी, जैसे वीकली का ट्रेंड अप है, डेली पर मुझे कोई एग्जीक्यूशन मिलता है, डेली पर कोई एग्जीक्यूशन यदि मिलता है, तो वो कोई ज्यादा डाउन मूव के बाद एंट्री थोड़ी ना मिल रही है मुझे। ऐसा हो थोड़ी ना रहा है कि डाउन मूव के बाद एंट्री मिल रही है, नहीं मिल रही डाउन मूव के बाद, नॉर्मल सा प्रोसेस है, नॉर्मल से डाउन मूव के साथ एंट्री मिल रही है, तो मैं उसे ट्रेड कर लूंगा नॉर्मल एमआईटी की तरह। बट आप मुझे बताएं, क्या यहाँ पर आपको प्रॉपर डेली पर कोई एग्जीक्यूशन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई कोई एरिया नहीं। तो एक साथ मैं कह सकता हूँ वीकली देख लें एक बार, वीकली, क्या वीकली का ये एक रैली बेस रैली डिमांड हो सकता है?
यस, वीकली का ये एक रैली बेस्ड रैली डिमांड हो सकता है। इस डिमांड को मैं एक एमआईटी इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग डेली पर कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, इस वजह से इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का एग्जीक्यूशन मानकर ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये मेरी नॉर्मल ट्रेड है, इसमें मुझे कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ रही। बाई चांस ऐसा हो कि क्वार्टरली का ये डिमांड बन ना पाए और फिर प्राइस नीचे आते टाइम इस मंथली के डिमांड को ब्रेक कर दे और डायरेक्ट इस क्वार्टरली के रैली बेस रैली के डिमांड बाय 2700 से स्टॉक 1100 आ गया, तब मैं कंफर्मेशन करूंगा ना, तब मैं बिल्कुल कंफर्मेशन करूँ। और इसमें क्या हमें एक और WIT ट्रेड के लिए लोकेशन दिख रहा है क्या, रैली बेस रैली ये वाला? क्या मैं इसको रैली बेस रैली WIT के लिए लोकेशन ले सकता हूँ? यस। डेली पर मेरा ट्रेंड अप है, अप है, वन ऑल टाइम हाई पे है ना, इस वजह से अप ही है। अब 125 मिनट पर कोई मैं एग्जीक्यूशन देखता हूँ। 125 मिनट पर क्या ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड टेस्टेड है? 125 मिनट पर कुछ अच्छा एरिया नहीं है, यहाँ पर भी कुछ अच्छा एरिया नहीं है, नीचे इसमें कोई भी प्रॉपर एग्जीक्यूशन नजर आ रहा है क्या आपको ऑन 120 टाइम फ्रेम? कुछ नहीं है। 75 देखते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है। 75 पर भी कोई ऐसा खास एरिया नहीं है। अब 75 125 नहीं है ना, 75 125 मिनट नहीं है, एक ये एरिया हो सकता है, बट फिर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसे ट्रेड किया जाना चाहिए। अब मैं डेली पर जा सकता हूँ, क्या डेली पर आपको कोई प्रॉपर एरिया नजर आ रहा है? डेली का भी कोई प्रॉपर एरिया नहीं, तो ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब इसमें जबरदस्ती कोई ट्रेड फाइंड आउट करूं, जबरदस्ती कोई ट्रेड करूं, जब मुझे ना डेली पर कुछ दिखा, ना 125 पर दिखा, ना 75 पर दिखा। हाँ, एक ये एरिया 75 मिनट का, इस तरह से एंट्री और स्टॉप लॉस यदि मैं प्रॉक्सिमल लाइन के नीचे, मेरे हायर टाइम फ्रेम की प्रॉक्सिमल लाइन के नीचे मैंने स्टॉप लॉस को रख दिया है, यदि ऐसा कुछ है तब मैं कर सकता हूँ। और किसी को लग रहा होगा कि सर ये ऊपर वाला रैली बेस रैली, इसे मैं ट्रेड करूं क्या? देखिए ये काफी ज्यादा ऊपर हो जाएगा, ये काफी ज्यादा ऊपर हो जाएगा, इसको मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मुझे चाहिए कोइंसाइडिंग लेवल, और वो कोइंसाइडिंग लेवल नहीं बन पा रहा है। फिर कोई कहे ये रैली बेस रैली एरिया, फिर मैं कहूंगा कि स्टॉक देखिए भले ही किसी सप्लाई जोन से नहीं आ रहा, बट इन तीनों में सबसे ज्यादा सपोर्ट जो हायर टाइम फ्रेम का है, वो इस नीचे वाले एरिया का ही है। यही अग्रेशन आपकी एक्यूरेसी को कम कर देगा कि आपको ऊपर वाला भी डिमांड ट्रेडेबल दिख गया, नीचे वाला डिमांड भी ट्रेडेबल दिख गया। नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं। यदि ये पता है, मैं ऊपर वाले ड्रॉप बेस रैली और इस ऊपर वाले गैप वाले रैली बेस रैली को मैं कंसीडर कब करता, पता है कब करता? जब पीछे पता है कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो रखा होता, सॉरी, पीछे कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होता और इन्होंने अपने प्रीवियस कोई अच्छी रेंज को ब्रेक किया होता, तब मैं कहता कि हाँ यार इसका कुछ अच्छा अचीवमेंट है, इसने प्रीवियस रेंज को ब्रेक किया है, तो मैं इसको अग्रेसिव भी जा सकता हूँ। क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पर बना हुआ सिर्फ 75 मिनट का लोकेशन से बहुत दूर जोन है, तो मैं इन दोनों को इग्नोर कर रहा हूँ। आई बात समझ में? वेरी गुड। ये कुछ पुराने एग्जाम्पल हो गए और कंफर्मेशन के, और नए WIT और MIT ट्रेड्स के हो गए। अब कुछ और पास आते हैं, जैसे अभी 2020 तक की बात कर ली, अब 2020 के बाद की बात करते हैं कुछ। प्राइस एक्शन सीखेंगे और भी। औरो फार्मा के एग्जाम्पल आपको याद है, जब मैंने आपको क्लोजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, तब आपको ये पॉइंट बताए थे ना, औरो फार्मा का ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, नीचे वाला ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन। याद है आपको? क्लोजिंग कॉन्सेप्ट वाली 6 क्लास के दिन हमने इन बारे में बात करी थी। यस। अब एक बार वापस से इसी को हम कुछ इस तरह से बात कर रहे हैं कि मेरे पास क्वार्टरली पर क्या ये एक रैली ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था, और जब प्राइस ऑलमोस्ट 1000 से 400 आ गई, तो मुझे कंफर्मेशन के थ्रू जाना चाहिए ना। क्योंकि देखिए 2021 से
2022 तक प्राइस यहाँ पर, 2021 से 2022 तक ऑलमोस्ट 2 साल तक, 2 इयर्स हो चुके थे, प्राइस काफी अच्छे खासा 60% के आसपास डाउन मूव आ चुका था। तो अब मैं रिसेंट डाउन मूव यदि मैं देखूं, क्वार्टरली और मंथली पर ही मुझे देखना है, रिसेंट डाउन मूव देखूं तो मैं कह सकता हूं ना कि हाँ अच्छी खासी सेलिंग आ गई, मैं कंफर्मेशन के साथ जाऊंगा, मैं कंफर्मेशन के साथ जाऊंगा, ऐसा कह सकता हूं ना, बिल्कुल। वो कहाँ होगा डेली पर, अब डेली पर आए। देखो प्राइस ने रिएक्शन तो यहीं से देना स्टार्ट कर दिया, बट फिर भी धीरे धीरे करके प्राइस आई ना। अब यदि हम डायरेक्ट इस क्वार्टरली को कहीं क्वार्टरली में वीकली पर ट्रेड कर लेते तो फिर वही ठीक वही बात हो जाती है यार, कि हमने क्वार्टरली इनकम ट्रेड प्लान कर लिया, अब इसमें इतना टाइम लग रहा है, ये सारा डाउन मूव कितने दिनों तक प्राइस को पकाता, आप बोर हो जाते हैं इस ट्रेड में, बहुत दिनों तक आपके फंड्स ब्लॉक रहते हैं। क्या इस अप मूव ने, मैं ये कह सकता हूँ, एक मेरे पास ये रैली बेस रैली, नीचे मेरे पास ये रैली बेस रैली, ये दो डिमांड जोन थे जिन्होंने कंफर्मेशन दिया प्राइस के ऊपर क्लोजिंग होकर। यस और नो, कंफर्मेशन दिया ना। यस, इन्होंने कंफर्मेशन दिया। अब आप मुझे बताएं, कंफर्मेशन नीचे वाले डिमांड ने दिया या ऊपर वाले डिमांड ने दिया? नीचे वाले डिमांड ने। अब मैं अपने आप में, ऊपर वाला डिमांड चल गया इसका मतलब मैं ये नहीं है कि ऊपर वाले डिमांड ने दे दिया, ठीक है, ऊपर वाला डिमांड चले गया, इसमें मेरी एंट्री में मिस होना बोल सकता हूँ कि कोई अग्रेसिव होकर ऊपर वाले डिमांड को ट्रेड कर गया, उसे तो एंट्री मिल गई, कंजर्वेटिव होते हुए नीचे वाले डिमांड मिस हो गया तो उसे ट्रेड नहीं मिली। बट हमेशा बाइंग का ओरिजिन तो नीचे वाला ही पॉइंट रहता है ना, बाइंग का ओरिजिन तो नीचे वाला पॉइंट ही रहता है ना। प्राइस ऊपर वाले इस डिमांड से रिएक्ट कर जाती है। अब इस केस में कुछ लोगों की एंट्री जो नीचे की बाइंग के लिए वेट कर रहे थे, उनकी एंट्री मिस हो ही गई ना, उनकी एंट्री भी मिस हो ही गई। ठीक है, उनकी एंट्री मिस हो गई, जो नीचे का वेट कर, ऊपर जिन्होंने किया उनकी उनको एंट्री मिलेगी। कई कई बार इस तरह से आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग भी ये बातें डिपेंड कर जाती है। बट ये जो मैं प्रॉपर कंफर्मेशन की बात कर रहा हूँ, वो कंफर्मेशन वाली बात मिल गई ना। अब कोई कहे कि कोई सप्लाई जोन ब्रेक नहीं किया, ये एक ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये वाली कंप्लीट स्ट्रक्चर के ऊपर ऑलमोस्ट देखिए 1 मंथ तक प्राइस जिस रेंज में रही, उस रेंज के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी, तो यही होगा ना कि इसने कंफर्मेशन दे दी, इस रेंज के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी, कि इसने एक सेलिंग की रेंज को ब्रेक कर दिया। अब कहे कोई कि सर नीचे वाले डिमांडर ने कुछ बाय नहीं किया, आप ओरिजिन ऑफ द मूव को समझो कि ये कंप्लीट अप मूव की शुरुआत ही नीचे से हुई है, इस कंप्लीट अप मूव की शुरुआत ही नीचे से हुई है, इस बात को भी तो समझिए आप, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब इस औरो फार्मा में कोई मेरे पास ये समझते हैं, ये कह रहे हैं, पृथ्वीराज कह रहे हैं सर इस कंसोलिडेशन के बाद प्राइस में ब्रेकआउट क्यों नहीं आया। देखिए यहाँ पर प्राइस के इस जोन में एंट्री मिल गई, उस एंट्री के बाद यदि 13 मार्च के दिन, 13 मार्च के दिन इसमें 2023 में एंट्री मिली, उसके बाद प्राइस इस तरह से ग्रीन कैंडल बनाते हुए 450 के स्टॉक को 1 मंथ के अंदर ही 550 कर दे, यहाँ से इस तरह से अप मूव आए इस मेजरमेंट टूल से, यदि 1 मंथ का ही अप मूव देखो, 1 मंथ में 30% का अप मूव आ गया, क्या वो मोर देन सफिशिएंट नहीं है 1 महीने के अंदर 30% का अप मूव आ जाना? और वो वहां पर रुका नहीं, वो लगातार ऊपर इस तरह से जाते गए। अब कोई चीज 2 ही दिन में आ जाएगी, 3 दिन में आ जाएगी, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि 2-3 दिन में ही 30% का अप मूव आ जाए, ऐसा हमेशा नहीं होगा। बट इसको भी आप ब्रेकआउट नहीं बोल रहे हैं, बट अच्छा खासा अप मूव तो देखिए पृथ्वीराज की, कितना शानदार अप मूव आया है। और यदि यहाँ पर देखो ना, इनमें 4-4 5-5% के अप मूव है, मैं चाहूं तो 4-5% को भी ब्रेकआउट बोल सकता हूँ, लोग बोलते ही हैं 4-5% के अप मूव को ब्रेकआउट, बट हम लोग इतने छोटे एरिया की रेंज को, छोटी रेंज को ब्रेकआउट भी नहीं बोलते। अब जैसे
मैं औरो फार्मा में मंथली का ये लोकेशन देखता हूँ, ठीक है? इसको कुछ इस तरह से मार्क कर रहा हूँ। ये लोकेशन में वीकली ट्रेंड अप ही है, और डेली पर यदि मैं कोई एग्जीक्यूशन देखूं, क्या डेली का ये टाइम फ्रेम, ये एक एरिया है ड्रॉप बेस रैली, और ऊपर एक ये, उससे ऊपर ये एक रैली बेस रैली भी है। नीचे वाला ड्रॉप बेस रैली तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस वाली कैंडल से टेस्टेड है, बट ये ऊपर वाला रैली बेस रैली अपने आप में ठीक एरिया है यदि स्टॉप लॉस में नीचे रख लूं यहाँ पर तो। अब ये यदि मेरे पास एमआईटी ट्रेड मिल रही है और एक तरह से कोइंसाइड नहीं, बट प्राइस बहुत ज्यादा पास है मेरे डिमांड जोन के, हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के, और स्टॉक सिर्फ 1500 से नीचे 1300 1250 तक आता है, तो मुझे इसमें कंफर्मेशन ट्रेड करनी चाहिए या मैं डायरेक्ट ट्रेड कर सकता हूँ? मैं डायरेक्ट ट्रेड कर लूंगा, एक एमआईटी ट्रेड कर लूंगा। अब देखिए बहुत ही एक रिसेंट एग्जांपल, जिंदल पॉली आपको याद है? आई थिंक हम लोगों ने जिंदल पॉली कहीं दिया भी था स्टॉक आइडिया पर। यस। अब इसको देखिए, इसकी टॉप डाउन अप्रोच भी देख लीजिए, चांद तक गया है सर ये। देखिए, ये मेरे पास एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है, रैली बेस रैली। इस क्वार्टरली के डिमांड जोन से पहले मैं एक बार ईयरली से ही आपको बताता हूँ, ठीक है? ईयरली से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास ईयरली का टाइम फ्रेम है, ठीक है? क्या ईयरली पर मुझे कुछ भी डिमांड जोन दिख रहा है? बहुत नीचे, यहाँ 195 के आसपास डिमांड जोन है। स्टॉक ऑल टाइम हाई था दिसंबर 2022 में, उसके बाद नीचे आने लगा, उसके बाद नीचे आने लगा। नीचे आते आते ईयरली, हाफ ईयरली पर, ईयरली पर कोई डिमांड नहीं था, बट क्या ये जो एरिया बना इन दो ग्रीन कैंडल्स के बीच में, इन दो ग्रीन कैंडल्स के बीच में जो एरिया बना है, इसको अच्छी तरह से देखोगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई है ईयरली पर, फिर उसके बाद नीचे भी आ गई है, जिसने की हायर विक बना दिया। समझ रहे हो? ये यहाँ पर इसने हायर विक बना दिया, फिर नीचे आ गई, फिर एक सेम रेंज में ओपन हुई, वहां से नीचे आई, और भी नीचे आई, फिर जाकर एक ग्रीन कैंडल बनाई। मतलब यहाँ पर इस बीच में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल हुआ है। मैं इसी को हाफ ईयरली पर देखूंगा, तो हाफ ईयरली पर क्या मैं कह सकता हूँ, एक मेरे पास रैली बेस रैली का ये जोन बना हुआ है। मतलब ईयरली की दो कैंडल्स के स्ट्रगल को देखते ही लग गया कि नीचे छोटे टाइम फ्रेम पर इसमें कुछ एरिया है, कुछ डिमांड जोन है, जो कि मेरे पास रैली बेस रैली का डिमांड जोन निकल कर आया, ये वाला एरिया। अब इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन में क्या मैं कह सकता हूँ, स्टॉक 1400 से 1500 से 400 तक आया है, तो उसको एक कंफर्मेशन की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो अपमूव था ना, ये एक हाफ ईयरली के 20 ईएमए से, यहीं से ही ये इस तरह से अपमूव आ गया था। कोई बहुत ज्यादा अच्छे पेंडिंग ऑर्डर पिक करके गई नहीं प्राइस, हाफ ईयरली के 20 ईएमए से गई, इस वजह से वो नीचे भी आ गई। ठीक ऐसा क्वार्टरली पर भी देखोगे, क्वार्टरली पर भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं, एक नॉर्मल सी ग्रीन कैंडल बनाकर प्राइस नीचे आ गई। तो प्रॉपरली उस हाफ ईयरली के साथ साथ क्वार्टरली का भी रैली बेस रैली डिमांड जोन था, उस हाफ ईयरली के साथ साथ क्वार्टरली का भी डिमांड जोन था। मंथली की कोई बेटर पिक्चर नहीं है, मंथली कोई बेटर पिक्चर नहीं, बट एक छोटी सी चीज देखें आप, आपने हाफ ईयरली का 20 में देखा था क्या? दोबारा बता देता हूँ, एक सेकंड। एक काम करते हैं, दो चार्ट ओपन कर लेते हैं, अच्छी तरह से समझें। कोई स्टॉक को समझ रहे हैं तो इतनी अच्छी तरह से समझ लें कि ऐसा कुछ भी पिक्चर दिख जाए, ऐसी कुछ भी पिक्चर दिख जाए, वो फिर बाद में हमसे मिस ना हो, सेम पिक्चर तो कभी भी। क्योंकि ये छोटे छोटे से पॉइंट जब अपन प्रैक्टिकल करने जाएंगे ना, तब कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। अब देखिए, क्या मैं कह सकता हूं, जब ये प्राइस हाफ ईयरली के 20 तक पहुंची थी, उस टाइम तक इसको मंथली के इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन में भी एंट्री मिल गई थी। नीचे वाले एरिया को मैं डिलीट कर रहा हूँ,
वापस आप मुझे बताएं, क्या मैं कह सकता हूं ये 20 MA तक, ये जो मेरा 20 MA है, इस 20 MA तक प्राइस पहुंची और उसी 20 MA के पास मेरे पास 20 MA के साथ साथ मेरे पास मंथली का ये एक रैली बेस रैली डिमांड था, यस और नो? मार्च 2023, जब यहां से प्राइस ऊपर जाने लगी, पहले तो मुझे बताइए मैं इस हाफ ईयरली के 20 MA और मंथली के इस डिमांड के साथ डायरेक्ट ट्रेड करूंगा या कंफर्मेशन प्लान करूंगा? कंफर्मेशन। तो एक बार हम डेली के टाइम फ्रेम पर चलें। क्या मैं कह सकता हूं डेली पर इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड ने इस एरिया को ब्रेक करके कंफर्मेशन दे दी, इस एरिया को ब्रेक करके कंफर्मेशन दे दी, यस। और जिस वी शेप रिकवरी की हम बात करते थे, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, क्या हम कंफर्मेशन हो चुकी है? क्या जिस वी शेप रिकवरी की बात करते थे या फिर ये बात करते थे कि प्राइस उस जोन में आए ही ना, ऐसा ही हुआ है? प्राइस उस जोन में आई नहीं है जिसने कंफर्मेशन दिया है, यस और नो? ऐसा ही तो हुआ है कि प्राइस आ ही नहीं पाई उस जोन में, लगातार ऊपर जाते गई, तो मुझे एंट्री करने का कोई मौका ही नहीं मिला, कहीं पर भी मुझे कोई एंट्री करने का मौका नहीं मिला। फिर प्राइस धीरे धीरे करके लगातार यहाँ पर नीचे आ गई, और ये वाला कंफर्मेशन वाला पॉइंट मेरा ब्रेक भी हो गया, क्योंकि एक तो सोचिए मार्च 2023 के बाद प्राइस मार्च 2024 में, एक साल बाद उस कंफर्मेशन वाले एरिया में आई है, कोई मतलब भी नहीं रहा बहुत ज्यादा। और पता है ऐसा क्यों हुआ? मतलब ये ऊपर चली गई वो तो अच्छी बात रही, या फिर ऊपर चली गई वो तो ठीक है, हमें ट्रेड में एंट्री नहीं मिली, बट इस तरह से कंसोलिडेशन के बाद प्राइस नीचे आई, वो पता है क्यों हुआ? क्योंकि आप देखिए ये मंथली का टाइम फ्रेम है, क्या मैं कह सकता हूँ प्राइस अपने ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप मंथली के सप्लाई जोन में पहुंच चुकी थी, और इस मंथली के सप्लाई जोन में एंट्री देने के बाद नीचे आई। इस वजह से इतना डाउन हो गया। मतलब ये दोनों देखो अलग अलग पॉइंट समझो, मंथली के सप्लाई जोन में जाना ये नहीं बता रहा कि उसने कंफर्मेशन में एंट्री नहीं दी, ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं हो रहा, ये दोनों अलग अलग बात है। मंथली का सप्लाई जोन कुछ इस तरह से कि प्राइस मंथली के सप्लाई जोन में जाने के बाद काफी टाइम तक कंसल्टेशन करने के बाद नीचे ही आ गई। और एक यदि मैं कहूं, आपको एक बात मेरी याद है कि कोई बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन टेस्टेड हो जाए फिर उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 टाइम ये सप्लाई जोन टेस्टेड हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे आने लगी। ये क्यों नहीं ब्रेक हुआ? ये क्यों नहीं ब्रेक हुआ, कोई मुझे बता सकता है? सोचिए, मैंने स्क्रीन ओपन कर रखी है। मंथली का सप्लाई जोन इतने टाइम टेस्टेड होने के बाद भी, बिकॉज ऑफ नो डिमांड जोन। वेरी गुड पृथ्वीराज। क्योंकि आप देखेंगे, देखो इस सप्लाई जोन को ब्रेक करने के लिए पावर कहाँ से आएगी? इस सप्लाई जोन को ब्रेक करने में साथ कौन देगा? यदि यहाँ पर कोई डेली का अच्छा डिमांड जोन होता, यहाँ कोई अच्छा डेली का डिमांड जोन होता, यहाँ कोई अच्छा डेली का डिमांड जोन होता, तब प्राइस सप्लाई जोन से आती मल्टीपल टाइम टेस्टेड मंथली के सप्लाई जोन को भी ब्रेक कर देती, यदि डेली का भी परफेक्ट एरिया, डेली का भी परफेक्ट अच्छा सप्लाई जोन डिमांड जोन मेरे पास होता। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास यहाँ डेली का कुछ अच्छा एरिया बना ही नहीं है, कैंडल से ऐसे बनी है कि कोई रेंज ही नहीं बनी, तब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उल्टे सप्लाई जोन की क्वालिटी देखो, क्या शानदार रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन बना, प्राइस इस रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन में पहुंचती और वहां से फिर इस तरह से शानदार अपना डाउन हुई। जो मुझे लॉन्ग के लिए कंफर्मेशन मिल रही थी, वही शॉर्ट के लिए कंफर्मेशन मिल गई, यस और नो? और वहीं पे यदि इनमें कुछ अच्छा एरिया मिलता ना, मतलब ये डिमांड जोन अच्छा होता ना, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाकर इस सप्लाई जोन को ब्रेक करने के चांसेस बहुत बन जाते। बट ऐसा कुछ था ही नहीं जो प्राइस को ब्रेक करने के लिए सपोर्ट करे, जो सप्लाई जोन को ब्रेक करने के लिए सपोर्ट करे। इस वजह से ऐसा हुआ कि प्राइस नीचे आ गई, इस वजह से ऐसा हुआ कि प्राइस नीचे आ गई। अब यदि मैं अभी की बात करूं तो ये तो ठीक है, हो गया, मैंने एक केस आपको बता दिया कि देखिए प्राइस ने क्या क्या किया है, पुरानी चीज मैंने आपके सामने लाकर रख दी कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्या होना चाहिए था, और जो होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ। बट अभी की बात करें
क्या मैं कह सकता हूँ जुलाई 2024 में प्राइस ने इस हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली के डिमांड जोन में एंट्री दी, यस और नो? और इस एरिया की अपने आप में अच्छी बात ये थी, ऑल टाइम हाई पहुंचाना, इस सारे कंसोलिडेशन को, ऑलमोस्ट 5 to 6 7 ईयर्स के कंसोलिडेशन को ब्रेक करना इस डिमांड जोन की क्वालिटी थी। 7 8 ईयर्स के कंसोलिडेशन को ब्रेक करना ही इस डिमांड जोन की क्वालिटी थी। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि प्राइस और नीचे आती, फिर इस ड्रॉप बेस रैली में आती, तब चलती। बिल्कुल, कोई कुछ नहीं कह सकते और सेलिंग आ जाती। इस वजह से ही तो, क्योंकि जब प्राइस 1500 से 500 400 आ गई, तो और नीचे आ जाए, 200 आ जाए। जैसे अभी आप ये देखें, ज़ील की यदि बात करें, कितनी अच्छी तरह से डाउन आ रही, 600 का स्टॉक 136 हो गया। अब और नीचे यहाँ तक आ जाए, 67 तक आ जाए, क्या कह सकते हैं? इस बारे में कुछ कहा थोड़ी ना जा सकता है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि कोई बाइंग बन ही नहीं पा रही, लगातार सेलिंग में पड़ा हुआ स्टॉक, सेलर्स लगातार आते जा रहे हैं। हो सकता है ना ऐसा, बट वहीं पे इस हो सकता है के बीच में मेरे लिए एक, मेरे सपोर्ट के लिए कंफर्मेशन पॉइंट है कि हो सकता है तो ठीक है, बट हुआ नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? ज़ील का तो हम कल जब सेक्टोरियल एनालिसिस होगा, कल और परसों की क्लास में और डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ पर इस डिमांड जोन में आने के बाद डेली पर आप देखोगे ना, एकदम शानदार परफेक्ट पिक्चर। क्या ये ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन ने इस वाली सेलिंग की रेंज को ब्रेक कर दिया कुछ यहाँ पर पहुंचकर? कई बार आपको लगेगा फोमो क्रिएट हो जाएगा। किस तरह का फोमो पता है? क्या क्या फील होगा? यहाँ से ऊपर गई प्राइस, ओके ठीक है, अब तो 20 MA का भी सपोर्ट मिलने लग गया। देखिए ये रैली बेस रैली का कितना अच्छा डिमांड जोन बनाया इसने, इस पास वाली सेलिंग को ब्रेक कर दिया। तब आप ट्रेड करने के बहाने ढूंढोगे कि स्टॉक हाफ ईयरली के डिमांड जोन में आ ही गया, चलो बहुत अच्छी बात हो गई, अब ये नॉर्मल सा एरिया है, इसको चल जाना चाहिए। हो सकता है 1:2 का टारगेट दे दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फिर आपके मन में आएगी, यार देखो 20 EMA भी सपोर्ट कर रहा है बार बार, कंसोलिडेशन हो गया, अब इसमें ब्रेकआउट आएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें आएंगी। उन सब चीजों की वजह सिर्फ एक ही है कि आपको ट्रेड करने की क्रेविंग हो रही है, आपका एक पर्सपेक्टिव बन चुका है कि अब मुझे इसमें ट्रेड करना है। आप अपॉर्चुनिटी से अब आपको कोई मतलब नहीं रहा, अब आपको सिचुएशन से मतलब रहा है सिर्फ और सिर्फ, कि ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट करें। आपको अपॉर्चुनिटी और सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है मार्केट में, वो खुद अपने आप हो जाएंगी, वो अपने आप हो जाएंगी। बाय करने की, ट्रेड करने की इतनी ज़्यादा जल्दबाज़ी, इतने ज़्यादा अपने आप को आदतन मत बनाओ कि आपको बस ये लगे कि मैं कुछ तो कर लूँ, ऐसे नहीं। वहीं पे पता है, प्राइस कुछ टाइम बाद इस एरिया में पहुँची, कितना शानदार! क्या मैं इसे ब्रेकआउट नहीं कह दूँगा कि ये ब्रेकआउट आ गया, कि यहाँ पर इतने टाइम से कंसोलिडेट कर रही है प्राइस, कंसोलिडेशन में पृथ्वीराज जैसे ही उसी किसी डिमांड जोन को का सपोर्ट मिला, अब यहाँ से शानदार अप मूव। इसके बारे में क्या कहेंगे? बस इसी तरह ये, अब सोचिए, आप एक कोई स्टॉक को यहाँ 400 500 पर ट्रेड कर रहे हैं, और वो कुछ ही 2 महीने के अंदर ही, कुछ 2 महीने के अंदर ही वो वहां पे 800 या 1000 के आसपास हो जाता है। इससे बढ़िया क्या बात है? इससे अच्छी क्या बात है? अब क्या हर एक स्टॉक इसी तरह का रिटर्न देगा? नहीं, हर एक स्टॉक इस तरह का रिटर्न नहीं देगा। आप ये समझें, हर एक अपॉर्चुनिटी में सर ने कह दिया तो अब तो हर एक अपॉर्चुनिटी में इतना मिलेगा मिलेगा, नहीं। देखिए, आपने 10 ट्रेड किए, 10 में से मैं मानकर चलता हूं, अब मैं सबसे वर्स्ट से वर्स्ट चीज लेकर चल रहा हूं, 10 में से मैं मानकर चलता हूं आपकी 3 ट्रेड स्टॉप लॉस हो गए, 7 ट्रेड आपके टारगेट हो गए। छोड़िए इसको भी, मैं कहता हूं 6 ट्रेड टारगेट हो गए, 4 ट्रेड स्टॉप लॉस हो गए, ये तो मान सकते हैं ना? 50-50 तो प्लीज मत रहना। 50-50 से तो आपको इंप्रूव करना ही है, ठीक है? 6 ट्रेड टारगेट हो गए, 4 ट्रेड स्टॉप लॉस हो गए। 4 ट्रेड जो स्टॉप लॉस हुए, आपने जैसा कि मुझसे, खुद के पैसे से, खुद की मेहनत से जो प्रॉमिस किया है कि स्टॉप लॉस ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि डेंजर पॉइंट को बढ़ा दो तो बाढ़ का खतरा ही टल जाएगा। अब ऐसा नहीं करेंगे, तो उतना लॉस हो गया, ठीक है, जो कुछ भी होना था। बट जो 6 ट्रेड, जो 6 ट्रेड आपने की, उन 6 ट्रेड में से 2 ट्रेड में भी इस तरह का रिटर्न मिल जाए ना,
सिर्फ 2 ट्रेड्स में भी इस तरह का रिटर्न मिल जाए ना, तो वो 2 ट्रेड भी आपकी टोटल 10 ट्रेड के प्रॉफिट के बराबर हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ? टोटल 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड स्टॉप लॉस वर्स्ट केस, 6 ट्रेड टारगेट, और उस 6 वाले ट्रेड में कुछ 2 ट्रेड आपको इस तरह से टारगेट दे दे, इस तरह से रिटर्न दे दे, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अब सवाल उठता है, जैसे नवदीप ने 7 करोड़ का सवाल मुझसे भी पूछा कि ये पता कैसे चलेगा? सही बात है, ये पता हम पता कैसे लगाएंगे कि सर 1:2 तक ठीक था, 1:3 3 तक ठीक था, 1:5 तक ठीक था। ये कैसे पता लगाएं कि अब हमें यहाँ पर इसमें बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये बात करते थे ना, कोई अपोजिंग स्ट्रॉन्ग जोन हो। क्या डेली हमने ट्रेड किया, वीकली पर कोई भी अपोजिंग स्ट्रॉन्ग जोन आपको दिख रहा है? इसके बाद कोई एरिया नहीं, इवन मंथली भी कुछ नहीं। क्वार्टरली का जरूर मेरे पास था ये वाला एरिया, क्वार्टरली का जरूर मेरे पास एरिया था, तो डेली पर एटलीस्ट मैं यहां तक का तो टारगेट रख सकता हूँ। एटलीस्ट मैं यहां तक का तो टारगेट रख सकता हूँ, तो ये 400 से 600 होना भी मेरे लिए अच्छा टारगेट हो गया ना। अब इसके अलावा भी यदि मैं एक और अच्छी बात सोचूं, एक पॉइंट देखना, हमारा बाइंग का पॉइंट, सेलिंग का पॉइंट, जो प्राइस को ऊपर जाए, ऊपर ले जाए, या सेलिंग का पॉइंट जो प्राइस को नीचे ले जाए, वो एक ही टाइम फ्रेम पर डिपेंड रहता है या मल्टीपल टाइम फ्रेम पर डिपेंड रहता है? इस बात को बहुत ही सोच समझकर जवाब दीजिएगा। हमारा कोई भी डिमांड जोन जो प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए कैपेबल है, हमारा कोई भी सप्लाई जोन जो प्राइस को नीचे ले जाने के लिए कैपेबल है, वो क्या एक ही टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है या मल्टीपल टाइम फ्रेम पर? मल्टीपल टाइम फ्रेम। अब मैं वही क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, जो जो आपका सवाल था ना नवदीप, उसी बात के ऊपर कह रहा हूँ कि हमें कैसे पता लग जाएगा कि ये टारगेट इतना अच्छा होगा। मैं पहले तो ये मान रहा हूँ कि क्वार्टरली का ये सप्लाई जोन मेरा टारगेट पॉइंट था। क्वार्टरली का ये सप्लाई जोन मेरी कंफर्मेशन डेली की ट्रेड के लिए ये मेरा टारगेट पॉइंट था। ठीक है, अब देखते हैं क्वार्टरली की भी पिक्चर देखो। ये यहां तक भी आ गया बहुत है, बट हम जब एडवांस सीखना चाह रहे हैं तो एडवांस सिखाया भी जाएगा, एडवांस एडवांस बात की भी जाएगी। आप मुझे बताइए, क्वार्टरली के पास कोई मंथली का भी डिमांड जोन है क्या, कि मैं कहूँ हाँ क्वार्टरली के सपोर्ट में मंथली है? बताएं। सॉरी, सप्लाई जोन की बात कर रहा हूँ। क्वार्टरली के सपोर्ट में क्या कोई मंथली सप्लाई जोन है? नहीं। अब मैं बात करूं वीकली, क्या कोई वीकली का सप्लाई जोन दिख रहा है आपको क्वार्टरली के सपोर्ट में, क्वार्टरली के कोइंसाइड में? इस पूरी रेंज डेली आ जाते हैं। क्या कोई डेली का भी सप्लाई जोन प्रॉपर दिख रहा है कि जो कि हाँ यार क्वार्टरली पर कोई सप्लाई जोन उसको डेली के साथ कुछ सपोर्ट मिल जाए, डेली का उसको सपोर्ट मिल जाए? मतलब क्या कहानी हो गई, क्या स्टोरी बनी कि सप्लाई जोन सिर्फ एक क्वार्टरली का ही था, लोअर टाइम फ्रेम पे तो कुछ भी ना था? समझो, इस बात को भी समझो कि जब हम ये बात कर रहे हैं एक ब्रिक के ऊपर दो, दो के ऊपर थ्री, थ्री के ऊपर फोर, चार पांच ईंट, चार पांच ब्रिक लगा देते हैं, उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। वहीं पर सिर्फ एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन। अब कोई कहे कि सर ये, हाँ, अब कोई कहे कि सर हायर टाइम फ्रेम तो है। आपने तो कहा था कि हायर टाइम फ्रेम तो है, हायर टाइम फ्रेम का डिमांड या हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई तो अपने आप में स्ट्रांग होता है या नहीं होता? आप लोग, सभी लोग मुझे बताएं, जैसा जया ने बोला कि हायर टाइम फ्रेम तो है, बट एक छोटी सी बात सुने और छोटी सी बात समझें, ये आपको पता है इसका जवाब। हायर टाइम फ्रेम भी लोअर टाइम फ्रेम से मिलकर बना होता है। हायर टाइम फ्रेम भी लोअर टाइम फ्रेम से मिलकर बना होता है। और सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ स्ट्रांग नहीं है, हायर टाइम फ्रेम पर ही सिर्फ स्ट्रांग है, तो वो एक एक तरह से बहुत ही वीक टाइप का स्ट्रक्चर हो गया कि नीचे इसमें कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब उसकी जड़ों में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, सिर्फ खोखला, एक खोखला टाइप स्ट्रक्चर है। जैसे मैं आपके सामने
ऐसे समझिए, मैंने प्लास्टिक के 2 डंबल रख दिए। एक प्लास्टिक के डंबल पर सिर्फ 5 केजी 15 केजी 15 केजी लिख दिया, दूसरे पर 15 केजी लिख दिया, दोनों 15 केजी के सेम तरह के दिखने वाले हैं। आपने कई बार मीम देखा होगा ना, अब वो एक जो दिख रखा है, दोनों पे 15 केजी डंबल लिख रखा है, वहीं पे एक तो बिल्कुल अंदर से खाली है जिसमें कोई वज़न ही नहीं है, बस वो दिखने में 15 केजी है। एक एक्चुअली 15 केजी डंबल वज़न वाला है। एक एक्चुअली 50 केजी वाला डंबल वजन वाला डंबल है, उस पर सिर्फ लिखा नहीं है, उसमें है, अंदर वो चीज है, अंदर वो वजन है, अंदर वो वेट उतना रखता है, सिर्फ उस पर लिखा हुआ नहीं है। ये डिफरेंस समझ पा रहे हैं आप? ठीक ऐसे ही डिफरेंस ये है कि कोई तो एक इंडिविजुअल टाइम फ्रेम का, बड़े टाइम फ्रेम का ही डिमांड जोन क्यों ना हो, और कोई एक है बड़े टाइम फ्रेम भी है, वहां पर उसी रेंज में छोटा भी है, उसी रेंज में और छोटे टाइम फ्रेम पर भी है, वो मल्टीपल टाइम फ्रेम से मिलकर बना हुआ एरिया है। आई बात समझ में? स्मॉल टाइम फ्रेम पर कुछ बना ही नहीं था, स्मॉल टाइम फ्रेम पर कुछ ऐसी चीज बनी ही नहीं है। स्मॉल टाइम फ्रेम पर हाँ धीरे धीरे करके प्राइस नीचे आती गई, वो आ गई, बन गया वो क्वार्टरली का सप्लाई जोन। बट वो ऐसा नहीं हुआ कि क्वार्टरली पर भी कोई ऐसी रेंज बना कर गया हो, जैसे कि आपको याद है मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज में मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज में आपको एक एग्जांपल दिया था कि ये स्टॉक ईयरली के भी डिमांड जोन में आया था जया, वहीं पे हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन था जया, वहां पर क्वार्टरली का भी डिमांड जोन था, ये क्वार्टरली डिमांड जोन, वहां पर मंथली भी डिमांड जोन था, ये वाला एरिया, वहां पर वीकली भी डिमांड जोन था, ये वाला एरिया, सारे टाइम फ्रेम पर सेम रेंज में डिमांड जोन था, तब जाकर इतनी क्वालिटी मिल पाई कि यहाँ से स्टॉक 500 का 2500 हो गया। एग्जैक्टली वैसा ही इस जिंदल पॉली में नहीं था, एग्जैक्टली वैसा ही इस जिंदल पॉली में नहीं था। इस वजह से ब्रेक हो गया, और किसी को लगे कि इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन तक आपको रुक लेना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए, ठीक है, हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी जिंदल पॉली में मैं करंट सिचुएशन देखूं, अभी मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए यदि मैं टॉप डाउन अप्रोच करूंगा तो क्या मुझे पता चल रहा है कि स्टॉक अपने एक तरह से मंथली के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है, या मैं कहूँ मंथली के सप्लाई जोन में है। स्टॉक अपने मंथली के सप्लाई जोन में, अब टॉप डाउन अप्रोच को सब चीजों से मिक्स कर रहा हूँ, टॉप डाउन अप्रोच ले लो, कंफर्मेशन एंट्री ले लो, और मल्टीपल टाइम फेमेंसेस ले लो, ठीक है। अब जब स्टॉक मंथली के सप्लाई जोन से नीचे आएगा तो उसे रोकने के लिए एटलीस्ट मंथली का डिमांड जोन तो चाहिए ना, ये रैली बेस रैली। बताइए, यस और नो तो बताएं। और या फिर वीकली का स्ट्रॉन्ग एरिया मिल जाए, यस रोशी, या फिर वीकली का स्ट्रॉन्ग एरिया मिल जाए। बट ऊपर से नीचे इसमें यदि प्राइस मंथली के सप्लाई जोन में है, वीकली पर सबसे पहले मुझे पहले तो मंथली ही बताएं, सॉरी पहले मंथली बताएं, क्या ये बहुत डीप तक जा चुका है सप्लाई जोन में, और स्टॉक अपने हाफ ईयरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, मतलब स्टॉक हाफ ईयरली के डिमांड जोन से ऊपर जाते हुए, स्टॉक हाफ ईयरली के डिमांड जोन से ऊपर जाते हुए मंथली के सप्लाई जोन में पहुंचा है, पहली बात तो अभी भी मेरे पास बाइंग को नंबर देने ज्यादा हैं, मतलब बाइंग को नंबर जो है मैं ज्यादा दूंगा। दूसरी बात, स्टॉक सप्लाई जोन में बहुत डीप तक जा चुका है, स्टॉक सप्लाई जोन में बहुत डीप तक जा चुका है, मतलब ये मुझे बता रहा है कि बायर्स हैं, जैसे डिमांड जोन में बहुत डीप तक आ जाएगा तो वो यही कहेंगे ना कि सेलिंग की वजह से डिमांड जोन के डीप तक प्राइस पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर भी बाइंग की वजह से प्राइस सप्लाई जोन की, मतलब बाइंग की वजह से प्राइस सप्लाई जोन के डीप में पहुंच चुके हैं, यही तो बोलेंगे ना। अब अब जो केस होगा वो क्या मैं कह सकता हूँ कि वीकली पर यदि एक मैं रैली बेस रैली का ये डिमांड जोन कंसीडर करूं फुल लोकेशन पर्पस, फुल लोकेशन पर्पस रैली बेस रैली का डिमांड जोन कंसीडर करूं, डेली का ये एक एरिया देखूं जिसमें मुझे ट्रेंड मेरा अप है, और 125 मिनट पर यदि मेरे पास ये रैली बेस रैली का एक एग्जीक्यूशन और ठीक ऐसा ही एग्जीक्यूशन ये निकले, तो क्या ये मेरी WIT लॉन्ग की ट्रेड बन रही है?
और इन WIT लॉन्ग की ट्रेड में एंट्री मिलते मिलते डेली पर क्या ट्रेंड हो जाएगा? साइडवेज, क्योंकि वो एक डिमांड जोन को ब्रेक कर देंगे, इस रैली बेस रैली की डिमांड जोन को ब्रेक कर देंगे, यस और नो? तो मेरा ट्रेंड साइडवेज हो जाएगा ना, क्योंकि मेरी एंट्री एक तो यहां पर थी और एक यहां पर थी। अब ये WIT ट्रेड तो मेरी बनकर आ गई, WIT ट्रेड तो मेरी बनकर आ गई, बट क्या प्राइस मंथली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही है मैं इसे ट्रेड करूं? नहीं। यदि मैं उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाऊं कि मंथली के सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है ना, मुझे ट्रेड नहीं करना, इसमें रिस्क है। ठीक है। तो मैं, ठीक है, मंथली इनकम ट्रेड तो प्लान कर सकता हूँ कि मंथली का ये लोकेशन लो, वीकली पर ट्रेंड ठीक है, अपने आप में अप है, और डेली पर कहीं यहाँ पर एग्जीक्यूशन मिले तब तो मैं कर सकता हूँ। डेली का प्रॉपर मुझे एग्जीक्यूशन नहीं दिख रहा, डेली का प्रॉपर मुझे यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं दिख रहा है, ये कोई प्रॉपर अच्छा एरिया मुझे डेली पर नजर नहीं आ रहा है, तो क्या मैं वीकली जा सकता हूँ? क्या वीकली पर एक तो ये एरिया और एक ये रैली बेस रैली एरिया, ये दोनों एरिया को मैं ट्रेड कर सकता हूँ? बहुत अलग अलग बातें पता चलेंगी। जनरल पॉली की जब रिकॉर्डिंग देखोगे ना, आप कम से कम 10 से 15 पॉइंट ऐसे लिखोगे जो बिल्कुल नए पता चले हैं आपको। जब रिकॉर्डिंग देखोगे ना, आप 10 से 15 पॉइंट ऐसे लिख डालोगे जो सारे नए पॉइंट हैं। मतलब इसमें हर तरह की चीज मुझे मिल रही है, कोई चीज अपोजिट में भी है, कोई चीज फेवर में भी है, बहुत सारी चीजें। अब मुझे बताएं, क्या डेली वीकली का ये एग्जीक्यूशन में ट्रेड करता हूं तो मेरा एंट्री के टाइम पर ट्रेंड क्या हो जाएगा? एंट्री के टाइम पर ट्रेंड क्या हो जाएगा? साइडवेज? डाउन नहीं होगा, साइडवेज होगा पराग, क्योंकि अभी तो ट्रेंड अप है और ऊपर से नीचे आते हुए ऑन वीकली टाइम फ्रेम पराग वो एक डिमांड जोन को ब्रेक ब्रेक करेगा। तो इस साइडवेज ट्रेंड में क्या मैं इस नॉन कोइंसाइडिंग एरिया को ट्रेड कर लूंगा? नहीं। तो मुझे नीचे वाले एरिया के साथ जाना चाहिए। यस, अब मुझे नीचे वाले एरिया के साथ जाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपसे बिल्कुल अलग बात करूंगा, बिल्कुल डिफरेंट। मैं आपको अग्रेसिव ट्रेड की बात कर रहा हूँ। अग्रेसिव ट्रेड की बात करने में एक छोटी सी बात मुझे ये बताएं, क्या, क्या इस रैली बेस रैली ने इस वाली रेंज के ऊपर ब्रेक करने में स्ट्रगल किया? इसने अपनी रेंज, इसने कोई आसपास की रेंज ब्रेक करी? एक पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट हो गया। दूसरा, जब हम ऑन हायर टाइम फ्रेम हाफ ईयरली के डिमांड जोन से प्राइस जा रही थी और सिर्फ मंथली के सप्लाई जोन तक पहुंची थी, तब भी हमारे लिए ऐसा था कि बायर्स जो हैं वो ज्यादा फेवर में हैं, बायर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा फेवर में हैं तब भी। और वीकली पर अब जब प्राइस ऊपर से नीचे आएगी, क्या कुछ सेलिंग यदि इसमें आई मंथली के सप्लाई जोन की, तो वो यहाँ पर ये वीकली का डिमांड जोन इसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देगा, उस सेलिंग को। मतलब प्राइस नीचे आते आते थोड़ी टायर्ड हो जाएगी, थक जाएगी, ऐसा होगा ना, तब तो मैं इस वीकली के अग्रेसिव डिमांड को ट्रेड कर सकता हूँ। तब तो मैं इस अग्रेसिव रैली बेस रैली के डिमांड ट्रेड कर सकता हूँ। अब कुछ लोग ये बोल रहे होंगे, सर थोड़ी देर पहले तो आप हमसे कह रहे थे कि यार आप ट्रेड करने के बहाने मत ढूंढना, अब हमें आपको सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप खुद ट्रेड करने के बहाने ढूंढ रहे हो। खुद इस ट्रेड में ऐसे कह रहे हो ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा लग रहा होगा ना, थोड़ा बहुत तो फील आ रहा होगा, बट कोई ये पूछ नहीं पा रहा होगा, मैं खुद दशरथ कह रहे हैं हाँ, सही है, लगना भी चाहिए। देखिए, ये पता है, ये पता है क्या चीज है, ये पता है क्या चीज है, मैंने इसी वजह से कहा था इसकी रिकॉर्डिंग जब देखो ना, खासकर जिंदल पॉली की जब रिकॉर्डिंग देखो ना, 15 पॉइंट 10 to 15 पॉइंट आपके सामने ऐसे निकल कर आएंगे कि कब कैसा क्या हो तो हम क्या कर सकते हैं। आपने ये सुना मुझसे कि ये सप्लाई जोन तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, मैंने कहा ना एक दो बार एग्जांपल्स में।
जैसे महिंद्रा लॉजिस्टिक था, एक मैंने एलआईसी का पुराना एग्जांपल बताया, शायद डीबीएल का भी एग्जांपल बताया। तो ये वाली जो चीज आप मुझसे पूछ रहे थे कि यार आप सर ये कैसे कह देते हो, आप लोग ये कैसे कह देते हो कि ये सप्लाई जोन तो बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा, या ये नॉर्मल सा डिमांड जोन भी चल जाएगा, तो अपन क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर को देखकर समझ में आता है कि पूरा पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, वो फीलिंग आती है भाई यार ये दमदार कोई चीज है, ये कोई पोटेंशियल वाली चीज है, ऐसा इसमें ऐसा हो जाएगा। अब वो फीलिंग आने के पीछे ना यही कहानी है कि मैं वीकली के टाइम फ्रेम को ही मैंने इतना एनालाइज कर लिया, वीकली के टाइम फ्रेम के ही मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर इतने देख लिए जिसमें मैं पॉजिटिव ही मुझे ज्यादा मिल रहे हैं। मैंने क्या नेगेटिव फैक्टर्स नहीं देखे इसमें कि स्टॉक सप्लाई जोन में पहुंचा है, ये मैंने नेगेटिव फैक्टर नहीं देखा। ट्रेंड मेरा साइडवेज हो जाएगा, ये मैंने नेगेटिव फैक्टर नहीं देखा। सारे नेगेटिव फैक्टर भी लिखे, सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी लिखे, तब जाकर मैं कंक्लूजन पर निकला कि पॉजिटिव थोड़े ज्यादा हैं, तब मैं ऐसा कर सकता हूं और प्राइस इस रेंज से जाकर अग्रेसिव होने के बाद भी इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर देगी। मैंने वीकली पर ही कितनी सारी चीजें आपको बताई, मैं वीकली पर खुद कितनी सारी चीजें नोटिस कर रहा हूं। वो इतनी सारी चीजें जब नोटिस होती है ना, तब जाकर वो कंक्लूजन पर पहुंच पाते हो यार ये एरिया तो चल ही जाएगा, या ये एरिया तो ब्रेक हो ही जाएगा। और यही है वो फीलिंग, जो जिस फीलिंग की क्लास की आप बात करते, कोई तो अरुण सर से कह रहा था कि सर ये जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये यहाँ से चल जाएगा ब्रेक हो जाएगा, ये आपको इतनी स्ट्रांग फीलिंग आती है, वो कैसे उसकी उसकी ये कैसे लगता है, उन्होंने कहा ये एक फीलिंग वाली बात होती है, हमें स्टॉक को देख कर लगता है, चार्ट को देखकर लगता है। तो किसी ने बोला कि सर वो फीलिंग की क्लास कितने की फीलिंग की जो है उस वो क्लास कब लोगे आप? तो फीलिंग की क्लास नहीं है, वो फीलिंग का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। अब मैं ये कह दूं कि ये जो मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ, सब लोगों को 100% समझ में आ रहा होगा। मैं ये कह दूं कि ये सब लोगों को 100% समझ में आ रहा होगा तो बड़ी मुश्किल बात है, नहीं आ रहा होगा। मैं ये कह दूं सब लोग इसको 1 महीने बाद ही समझने लग जाएंगे तो बड़ी मुश्किल बात है। मैं कह दूं 2 महीने बाद ही अप्लाई होने लग जाएगा तो बड़ी मुश्किल बात है। ये सारी मुश्किल बात है कि जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये वीकली पर इतना रुक जाना ही, किसी टाइम फ्रेम पर इतना रुक कर सोच लेना ही आप लोगों के लिए शुरुआती दिनों में बहुत बड़ी बात होगी कि आप वीकली के टाइम फ्रेम पर रुक कर इतना सोच पा रहे हैं, इतना समझ पा रहे हैं। यही अपने आप में बहुत बड़ा पेशेंस डेवलप जब हो जाएगा ना, तब हो पाएगा। यही पॉइंट, इस वजह से हम हमेशा कहकर चलते हैं टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ आ जाएगा, और ट्रेडिंग को एक डेस्टिनेशन नहीं जर्नी की तरह समझें। हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये एक्सपीरियंस ही तो है जो आपको ऐसा बना देगा। अदरवाइज यदि मैं आज का टॉपिक नहीं पढ़ रहा हूं, मैं इसमें छोटी सी बात मुझे बता दीजिए, मैं मंथली का ये लोकेशन मानकर वीकली का ये नीचे वाला एग्जीक्यूशन आपसे कंजर्वेटिव ट्रेड प्लान करने के लिए कह दूं, काम हमारा वहां भी तो चल रहा था ना। काम हमारा वहां भी तो चल रहा था, मैं ये भी तो कहता अग्रेसिव मत होइए, कंजर्वेटिव हो जाइए, क्यों हम अग्रेसिव हो रहे हैं? काम आपका वहां भी चलता, प्राइस यहाँ पर आती, यहाँ से चलती। उससे भी ऊपर जाऊं, मैं ये कहता मंथली के सप्लाई जोन कहाँ से प्राइस आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। वीकली का एलोकेशन है, डायरेक्ट आप तो जो 125 मिनट के एग्जीक्यूशन आपने देखे थे ना, यहाँ ट्रेड कर लो, काम आपका यहाँ से भी तो चलता ना। बट हम क्या बात कर रहे हैं कि यार हमें धीरे धीरे करके एडवांस होना है, जो सीख चुके हैं, जिस रास्ते पर हम इतना आगे आ चुके हैं, उससे और आगे कदम 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 आगे बढ़ना ही है। तब जाकर जब आपकी ये डिमांड है कि मुझे ऐसा बनना है, और हमारी भी ये चीज है कि हम हमें जो कुछ भी आता है वो सब कुछ हम आपको सिखा देना चाहते हैं, सब कुछ हम आपको बता देना चाहते हैं, तब इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है। नहीं तो काम आपका नॉर्मल मंथली इनकम वीकली इनकम ट्रेड से चल ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये सब कुछ भी तो आना चाहिए, ये फीलिंग भी तो आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे कोई ब्रेक हो जाएगा। और मेरी फीलिंग तो पता है आपको लगेगा कि ये क्या बात हो रही है, बट मेरी फीलिंग तो ये कहती है कि प्राइस जो है वीकली का डिमांड है ना, आई थिंक ये वीकली के डिमांड का ये जो एग्जीक्यूशन पॉइंट हमने मार्क किए थे ना 125 मिनट के, यही ब्रेक कर देंगे सप्लाई जोन को। अब ये मत बोलना सर अब आप मजाक कर रहे हो। अब मैं इसमें भी मजाक नहीं कर रहा, इसमें सही बात बता रहा हूँ कैसे।
कि ये जो वीकली 125 मिनट के ये एरिया है ना, ये एरिया भी इसको ब्रेक कर देंगे। पता है क्यों? एक छोटी-सी बात हमने शायद आपने नोटिस नहीं करी होगी ये, आप मुझे बता दीजिए कि प्राइस मंथली के सप्लाई ज़ोन में यहीं तक पहुँच चुकी थी ना, फिर उसके बाद उसमें नीचे डाउन मूव आया। 20 ईएमए ने ही प्राइस को ऊपर प्रीवियस हाई से भी ऊपर पहुँचाया। फिर प्राइस नीचे आई, फिर कहीं रैंडम एरिया से फिर प्राइस प्रीवियस हाई तक पहुँची, फिर प्राइस कंसोलिडेट करी, फिर प्राइस ऊपर पहुँची। क्या यहाँ पर बायर्स अपना पोटेंशियल नहीं दिखा रहे हैं? 20 ईएमए से बार-बार प्राइस रिएक्ट कर रही है, नॉर्मल से नॉर्मल एरिया से प्राइस बार-बार रिएक्ट कर रही है, बायर्स अपना पोटेंशियल नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे। और जब मंथली से सप्लाई ज़ोन से हाँ, एक बार हो सकता है कि एक बार यहाँ पर मैं एक ये ज़रूर मान सकता हूँ, एक बार यहाँ पर जाती, सेकंड टाइम और थोड़ा लगता कि हाँ, सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर लेने गई है, फिर प्राइस नीचे आने लगती। बट थर्ड टाइम भी ऐसा हो गया, लगातार ही प्राइस रुक ही नहीं रही है ऊपर जाने से, रुक ही नहीं रही है। तब मेरी ये फीलिंग और अब 125 मिनट के लिए और ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि यार ये डब्ल्यूआईटी के ये 2 एरिया है ना, इनमें से ऊपर वाले को कोई अग्रेसिव कह दे, नीचे वाले को कंज़र्वेटिव कह दे, ये चल जाएँगे। अदरवाइज़ बैकअप प्लान है, 2 ट्रेड हो गई ना, एक क्यूआई एमआईटी समझ लो, एक डब्ल्यूआईटी समझ लो। आई बात समझ में? तो एक टाइम फ्रेम पर आप डट कर, रुक कर सोच लेंगे और शुरुआत में नहीं होगा। देखिए, हमने 3 महीने के रिकॉर्डिंग का एक्सेस इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग का एक्सेस 3 महीने तक इसी वजह से दिया है कि इन 2-3 महीने में मार्केट बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरह के रंग दिखा देता है और रंग दिखाए उसके साथ-साथ ऐसा भी होता है कि आप कोई भी एक तरह की चीज़ करते-करते समझ में आने लगती तो लगता है थोड़ा और एडवांस देख लिया जाए। किसी क्लास का तो कोई रिवीजन कर लिया जाए। जो लोग ट्रेडिंग के लिए वाक़ई में सीरियस हैं, खासकर उन लोगों के लिए तो, ठीक है? तो ये वाली जब चीज़ होती है 3 महीने की रिकॉर्डिंग 3 महीना एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम होता है। इवन कोई बाद में भी हमसे रिकॉर्डिंग माँगता है ना कि सर मुझे 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दो, हम वो भी कर देते हैं। तो जब-जब आपको लगे कि आपको अपना एक अब लेवल अप कर लेना चाहिए, उसके लिए मैं 13 क्लास देखूँ, 14 देखूँ, कौन-सी देखूँ, वो आप कर लो। नोट्स तो अभी बना ही रहे हो, आपको पता है आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत है। इससे अच्छी क्या बात है, ठीक है? आगे बात समझ में? अब कई लोगों ने कहा है कि सर अब यूट्यूब में तो फ्री में रिकॉर्डिंग है अवेलेबल, तो आप उसको फिर हमें भी परमानेंट रिकॉर्डिंग का एक्सेस दे दो 3 महीने का ही क्यों? तो यहाँ पर भी तो ऐसा लग रहा है ना आपको? ऐसा हो जाना चाहिए। आपके लिए यूट्यूब वाले रिकॉर्डिंग में भी सेम ऐसी चीज़ें अच्छी चीज़ें ठीक है, वो वैसी बात भी है। बट उसके अलावा यदि कोई ये कहे कि सर इन रिकॉर्डिंग का एक तो सबसे पहली बात ये एकदम से लेटेस्ट क्लास की लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल है। और दूसरी बात यदि मैंने इनका भी लाइफ़ टाइम के लिए एक्सेस दे दिया ना, तो फिर कभी भी लाइफ़ टाइम तक भी इनको नहीं देख पाओगे आप। आप में से कितने लोग आईटीआर फिल करते हैं और लास्ट डेट तक जाते हैं? आप में से कितने लोग एग्ज़ाम की फीस भरते होंगे, कॉलेज एग्ज़ाम, स्कूल एग्ज़ाम की तो लास्ट डेट तक करते होंगे? आप में से कितने लोग इंश्योरेंस रिन्यू करते होंगे तो वो लास्ट टाइम तक करते होंगे? आप में से कितने लोग ऑफ़र के लिए कोई काम करते होंगे तो वो लास्ट टाइम ही करते होंगे? ह्यूमन टेंडेंसी है, लास्ट टाइम जब होता है ना तो इंसान को करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड के बिल्स सब इसी तरह से। ये जिंदल पॉली में मैं बताऊँ ईमानदारी से मैं सिर्फ़ उसमें वही पॉइंट्स बताने वाला था शुरुआत वाले मुझे नहीं मैं तो आप लोगों का इंटरेस्ट देख कर के आप लोग को इंटरेस्ट आने लगा ना, तब यहाँ पर ये और इन डेप्थ वीकली और डेली का ये मेरी स्क्रिप्ट में नहीं था कि मैं तो सिर्फ़ मंथली के सप्लाई ज़ोन जिस हिसाब से ब्रेक होना था मन या फिर ब्रेक नहीं हो तो वीकली के इस डिमांड में ट्रेड करो, तब मैं इतना ही बताता। बट ये सारी चीज़ें जो वीकली को भी ट्रेड कर लूँगा, इसको भी ट्रेड कर लूँगा, ये सब कुछ आपके इंटरेस्ट आने के बाद ही मैं बताने लगा कि हाँ, आप लोग समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। देखिए, ये ओरिएंट इलेक्ट्रिक का चार्ट है, शायद ये भी हमने दिया था ना?
ईएलडी पर ऐसा कुछ खास नहीं है, ये एक रैली बेस रैली कह सकते हैं, पर इसकी लैगिन नहीं है। हाफ ईयरली भी कुछ खास नहीं है, क्वार्टरली पर भी ऐसा कुछ खास नहीं। मंथली का जरूर ये मेरे पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना था, इस स्ट्रक्चर ने प्राइस को ऑल टाइम हाई पहुंचाया था। ऊपर की जो ये रेंज बनी एग्जैक्टली ठीक वैसी ही थी जैसे जिंदल पॉली में थी, कि प्राइस इसमें आती है, यहाँ पर वापस ऊपर जाती है, फिर इस ड्रॉप बेस ड्रॉप के स्ट्रक्चर से नीचे आने लगती है। कुछ ऐसा ही जिंदल पॉली जैसा स्ट्रक्चर बना, बट नीचे यहाँ पर इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड में प्राइस आती है, और इस डिमांड में आने के बाद, इस डिमांड में आने के बाद यहाँ से इस तरह से मूव आया। अब सबसे बड़ी बात, क्या मुझे इसमें कंफर्मेशन की जरूरत है? हाँ, प्राइस भले ही धीरे धीरे आई हो, बट ओवरऑल 400 से 200 के आसपास तक आ गई, तब मुझे कंफर्मेशन करना ही है। यस राज दिख रहे हैं, तब मुझे कंफर्मेशन करना ही है। ठीक है, अब यहाँ पर मंथली के सप्लाई डिमांड में आते ही, मंथली के इस डिमांड में आते ही मेरे पास डेली का एक एरिया होगा जिसमें मैं कंफर्मेशन करूंगा। क्या ये एक ड्रॉप बेस्ड रैली के इस डिमांड ने यहाँ पर इस सप्लाई जोन की रेंज को ब्रेक करके मुझे कंफर्मेशन दे दी? फिर प्राइस इस डिमांड में प्रॉपर आती है, और इसके बाद यहाँ से शानदार अप, यहाँ से फिर इसमें शानदार अप मूव, और फिर वापस से प्राइस इस रेंज में आती है, यहाँ से अप मूव। अब यहाँ पर पता है, एक नई बात बताऊं आपको, हमें ये पता चल गया था कि एक तरह से बाइंग ने अपना दम दिखा दिया, जबकि इसको यदि आप सप्लाई जोन को मार्क करोगे ना, इस तरह से, इसी तरह से तो मार्क होगा ना सप्लाई जोन। क्या इसने कोई कंफर्मेशन दी? अब इसने कोई कंफर्मेशन दी अभी तक? फिर इस एरिया ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी नहीं ना? नहीं दी ना इस वाले रेंज ने। बताएं पहले, सबसे पहले मिलन, इस वाले एरिया के ऊपर इसने क्लोजिंग दी एंट्री देने के बाद? आपको देखना, एंट्री देने से पहले नहीं, डिमांड जोन में एंट्री में नहीं दी, तो ये एक कंफर्मेशन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। बट फिर इस ओवरऑल स्ट्रक्चर में यहाँ पर इस वाले एरिया ने यहाँ पर अच्छा अप मूव दे दिया था, फिर यहाँ पर मुझे मेरे लिए कंफर्मेशन, सारे कंफर्मेशन मिल चुके थे अप्रैल 2024 में। तब प्राइस इस डिमांड जोन में आई, यहाँ से ऊपर, फिर नेक्स्ट डिमांड जोन बना, फिर यहाँ से ऊपर, फिर नेक्स्ट डिमांड जोन बना, फिर यहाँ से ऊपर, फिर अब लगातार फॉलो अप डिमांड जोन बना। तो इस रेंज में ही देखिए कितने फॉलो अप डिमांड जोन बन चुके थे। और वीकली पर जाओगे ना आप, क्या वीकली का ये प्रॉपर एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड बन चुका था? डेली के तो ट्रेंड अप हो गए, और वीकली का मेरे पास प्रॉपर, अब मेरे पास ये कंफर्मेशन बिकम फॉलो अप डिमांड जोन वाला केस ऐसा हो गया ना, कि कंफर्मेशन देखने चले थे, अब उसके बाद हमें वहां पर फॉलो अप डिमांड जोन का टाइम, फॉलो अप डिमांड जोन मिल गए, कि एक रैली बेस रैली का लोकेशन मिल गया, इस रैली बेस रैली के लोकेशन में कोई प्रॉपर ट्रेड मिली, वहां से टारगेट, फिर उसके बाद लगातार और नई नई ट्रेड मिलती रही, उनमें टारगेट मुझे मिलते रहे। ऐसा ही हुआ ना यहाँ पे, फॉलो अप डिमांड देख लीजिए आप, कितने सारे डिमांड मिले। ओरिएंट इलेक्ट्रिक में। अब ठीक ऐसी ही चीज जैसे अभी थोड़ी देर पहले पॉलीबैग्स में मैंने सप्लाई बताया ना, ठीक इसी तरह से सप्लाई के लिए भी दिखती है। अब पता है, जो मैंने आपसे एक बात कही थी ना, कि आपको क्वार्टरली मंथली इनकम, शॉर्ट क्वार्टरली मंथली जो इनकम ट्रेड है, जो शॉर्ट के लिए होते हैं, सप्लाई जोन के लिए होते हैं, उनको हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि पोजिशनली ये ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है, एक्सचेंज अलाउ नहीं करता है। उनको ही हम इंट्राडे के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, कि वो हम इंट्राडे में कैसे भी ट्रेड प्लान कर पाए। ठीक वो ऐसे ही है कि स्टॉक जब डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन एक्टिव हो गए ना, ठीक ऐसे ही सप्लाई जोन से आ रहा है तो उसमें लोअर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन एक्टिव हो जाएंगे। हाँ, सप्लाई जोन के ट्रेड थोड़ी सी कम मिलेंगी, बट बहुत आसानी से आपके लिए जितनी मिलेंगी वो बहुत रहेंगी, इंट्राडे में आपको बहुत अच्छी ट्रेड की क्वांटिटी मिल सकती है। जितना हम डिमांड को ट्रेड करें उतना नहीं, बट उससे थोड़ा सा कम, बट मिल जाएंगे ट्रेड। शारदा कॉरपोरेशन करके एक शेयर है, ईएलडी पर ये स्ट्रक्चर कोई अच्छा खास एरिया नहीं, हाफ ईयरली का एक ड्रॉप बेस रैली का एरिया, मैं कहूंगा हाफ ईयरली के इस डिमांड जोन से ही प्राइस ऊपर जा रही है।
क्वार्टरली पर भी एक ये एरिया है जो कि कंप्लीट इस तरह से बना हुआ रैली बेस रैली का एरिया है। मार्च 2024 में प्राइस इसमें आई थी। मंथली का यहाँ पर ये एरिया, मंथली का कोई खास एरिया नहीं है, बट क्वार्टरली का जो एरिया है, क्या मैं कह सकता हूँ क्वार्टरली और ये मंथली के इस नॉर्मल से एरिया ने प्राइस को ऑल टाइम हाई दिया, एक तरह से प्राइस को डबल ही कर दिया, 300 से 700 हो गई प्राइस। ऐसा हुआ है ना। फिर प्राइस ऊपर से नीचे यहाँ पर पहले ऊपर कहीं इस रेंज तक आती है, स्ट्रगल करके ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई है। अब नीचे आते आते इसे प्रॉपर मैं कह सकता हूँ हाफ ईयरली के डिमांड जोन का सपोर्ट मिल गया, क्वार्टरली के भी डिमांड जोन का सपोर्ट मिल गया। अब मैं ट्रेंड व्रेंड छोड़ के इसमें ये देखूंगा कि यार इसमें कंफर्मेशन क्या मिल सकती है। क्या मेरे पास ये औरो फार्मा जैसे स्ट्रक्चर नहीं है कि नीचे से ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बना, ऊपर रैली बेस रैली बना, इन्होंने इस एरिया को ब्रेक कर दिया, तो ऊपर वाले एरिया ने भी कंफर्मेशन दिया, नीचे वाले ने भी, बट ओरिजिन पॉइंट नीचे वाला है, बट प्राइस कहीं यहाँ से ही चल गई ऊपर वाले से। अब दूसरा केस ऐसा हो गया ना कि ऊपर वाली रेंज से भी चल गई प्राइस, इस रैली बेस रैली के डिमांड से चल गई, अब मुझे कंफर्मेशन यहाँ पर मिल गई, और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर लगातार फिर प्राइस में शानदार अप मूव आया। अब इसमें जो आप लोअर टाइम फ्रेम की पिक्चर देखोगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा अलग केस हुआ है कि ये अप मूव जब आ गया, ये अप मूव जब यहाँ पर आया, ये अप मूव भी अच्छा अच्छी बाइंग वाला था, अच्छी बाइंग थी इसमें। इस बाइंग में प्राइस नीचे आती है फोर्थ जोन के दिन और इस बाइंग को ब्रेक कर देती है। क्या मैं कह सकता हूँ ये बाइंग ब्रेक हो चुकी है? ये बाइंग ब्रेक हो चुकी है। इवन यहाँ पर पता है आपको, यहाँ पर एक मेरे पास वीकली का भी सेम डिमांड जोन था, ड्रॉप बेस रैली, वीकली का सेम डिमांड जोन था, ड्रॉप बेस रैली। प्राइस इस ड्रॉप बेस रैली से कोइंसाइड एरिया को भी इस रेंज को ब्रेक कर देती है ड्यू टू हैवी सेलिंग, क्योंकि उस दिन मार्केट वोलेटाइल था। उस दिन यदि ये ट्रेड इस तरह से स्टॉप लॉस हो गई, क्या मेरा क्या एक्शन होगा कि मेरे ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हाफ ईयरली और उस डिमांड जोन से ऊपर जा रही थी, हाफ ईयरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही थी, वीकली के और कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल चुका था, वीकली का मेरा डिमांड जोन था प्रॉपर, मेरे पास डब्ल्यूआईटी ट्रेड भी थी, और वो एरिया मेरा इस तरह से स्टॉप लॉस हो गया। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इस स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, हो गया ना स्टॉप लॉस, ठीक है। 100% तो नहीं हो रही ना एक्यूरेसी, 100% की मैं आपसे बात भी नहीं कर रहा, उम्मीद कर रहा कोई ट्रेड यदि स्टॉप लॉस हो, मैं इसको जानबूझ के बताया इस वजह से रहा हूँ कि आपके ये समझ में भी आए कि सिर्फ ट्रेड चल नहीं रही, कोई ब्रेक भी हो रही है, तो उसमें हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये ब्रेक हो गई, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नई ट्रेड ढूंढ लेते हैं। यदि ऊपर जाते हुए इसने ये रैली बेस रैली बनाई, इसमें एंट्री मिलती, ये ड्रॉप बेस रैली बनाई, इसमें एंट्री मिलती, कहीं पर भी एंट्री मिलती, तो मैं नई ट्रेड इसमें इनिशिएट करता ही। बट अभी अनफॉर्चुनेटली मुझे इसमें कहीं पर भी एंट्री नहीं मिली। आई बात समझ में? और अभी के केस की यदि मैं बात करूं, फिलहाल मुझे इसमें क्या करना चाहिए, आज के केस की बात करूं, तो क्या मैं कह सकता हूं स्टॉक में ये एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, क्वार्टरली सप्लाई जोन, मंथली पर भी एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, बिल्कुल है। क्वार्टरली का कोई डिमांड जोन बनाते हुए नहीं आई प्राइस, बट मंथली का ये डिमांड जोन बनाते हुए प्राइस आई है, मंथली का डिमांड जोन बनाते हुए प्राइस ऊपर गई। एक बात तो तय हो गई कि प्राइस क्वार्टरली और मंथली के सप्लाई जोन में पहुंचेगी, इवन यहाँ पर वीकली का भी सप्लाई जोन है, तो मैं इसमें डब्ल्यूआईटी ट्रेड करने से बचूंगा अभी। अब कोई मुझे बताएगा कि मैं जिंदल पॉली में ट्रेड करने से क्यों नहीं बच रहा हूं और इसमें ट्रेड करने से क्यों बच रहा हूं? क्योंकि जिंदल पॉली का सप्लाई जोन बहुत डीप तक टेस्ट हो चुका है। जिंदल पॉली में एक बार प्राइस सप्लाई जोन में गई, थोड़ी नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ी नीचे आई, फिर ऊपर गई, उसको बार बार टेस्ट करके इसको एक स्लो पॉइजन की तरह खत्म कर दिया है। बट फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे अभी ये पता ही नहीं है कि इस सप्लाई जोन में पहुंचने के बाद इसका रिएक्शन कैसा होगा, प्राइस धीरे धीरे करके यहीं पर घूमेगी या इस रेंज में से ज्यादा अच्छी सेलिंग आएगी। वो सब कुछ उस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्राइस जब इस रेंज में पहुंच जाए
जाएगी, देन मुझे क्या करना चाहिए? और इसमें सारे टाइम फ्रेम पर क्वार्टरली, मंथली, वीकली पर भी सप्लाई होना। यदि यहाँ पर भी पता है, आपको एक छोटी सी बात बताऊं, यहाँ पर भी यदि ऐसा हो गया ना कि प्राइस नॉर्मली यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, फिर डीप तक जाकर आए, या हो सकता है इस सप्लाई जोन तक पहुंचे, फिर बहुत नॉर्मली नॉर्मली आए, तो मैं इस वीकली के डिमांड को ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस वीकली के डिमांड ने इस वाली रेंज को ब्रेक किया है। वहीं पर यदि ये सेलिंग के साथ आए कि सप्लाई जोन से अच्छी खासी सेलिंग आ रही है, और ये डेली के डिमांड जोन या वीकली के डिमांड जोन ऊपर जो बने उनको बहुत अग्रेसिवली ब्रेक कर देगी ना, उनको बहुत अग्रेसिवली ब्रेक कर देगी ना, तब मैं इसके भी नीचे यहाँ पर जाऊंगा। फिर मैं और नीचे होता जाऊंगा, फिर मैं और कंजर्वेटिव होते जाऊंगा। मतलब जो मैंने आपको 11th क्लास में बात कही थी कि स्टॉक कहाँ आ रहा है, ये जरूरी है, ठीक इतना ही जरूरी ये है कि स्टॉक कहाँ से आ रहा है और किस तरह से आ रहा है। याद है ना ये बात? ये कुछ ऐसे की पॉइंट होते हैं, बुलेट पॉइंट होते हैं कि नोट्स में आपको हर क्लास के इस तरह से बुलेट पॉइंट बनाने चाहिए। नोट्स में आपको हर क्लास के इस तरह से बुलेट पॉइंट बनाने चाहिए। आ गई बात समझ में शारदा कॉर्पोरेशन में? एक रुशिल करके स्टॉक के बारे में मैंने बोला था ना, मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में, याद है? मेरे पास ये एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड था, जिसमें कोविड के टाइम पर प्राइस आई थी, और ईयरली के डिमांड से प्राइस ऊपर जाने लगी। बहुत टाइम हो गया, पर 2022 में वो एक इस सप्लाई जोन में पहुंच चुकी थी। यस सर, नो? ईयरली के ही सप्लाई जोन में पहुंच चुकी थी। अब ईयरली के सप्लाई जोन में पहुंचने के बाद प्राइस को मैं इस ईयरली के डिमांड में ही आने पर ट्रेड करता लॉन्ग के लिए। ऐसा ही होता। बट एक छोटी सी बात, यदि प्राइस यहाँ पर इस तरह से आएगी या इस तरह से आती है, तो एक ऊपर ये सप्लाई जोन तो टेस्टेड हो जाएगा ना, ये सप्लाई जोन तो टेस्टेड हो जाएगा ना। जब ये सप्लाई जोन टेस्टेड हो गया, दिन में इस डिमांड जोन से पूरा लॉन्ग के लिए आराम से ऑल टाइम हाई के लिए बुलिश हो सकता हूँ, एटलीस्ट ईयरली टाइम फ्रेम पर तो हो ही सकता हूँ ना, क्योंकि ऊपर का सप्लाई जोन मेरे लिए टेस्टेड हो जाएगा या हो गया। ठीक बात है। अब आते हैं हाफ ईयरली। क्या मैं कह सकता हूँ प्राइस अपने हाफ ईयरली के भी सप्लाई जोन से इस वाले सप्लाई जोन को टेस्ट कर चुकी है? ठीक है। अब आते हैं हम क्वार्टरली पर। क्वार्टरली पर कोई अच्छा एरिया नहीं, बट एक छोटी सी बात मुझे बताइए, हाफ ईयरली और ईयरली के सप्लाई जोन में जाने के बाद क्या प्राइस ने अपने इस क्वार्टरली के ये डिमांड जोन कह लो, या इन तीनों को बेस कैंडल कंसीडर कर लो, यहां से यदि मैं कंसीडर करके चलूं कुछ इस तरह से, क्या मैं कह सकता हूं प्राइस अपने क्वार्टरली के डिमांड जोन पर आकर रुक गई है, इस क्वार्टरली के डिमांड जोन पे? और ये क्वार्टरली के डिमांड जोन को और कौन कौन से टाइम फ्रेम का सपोर्ट है? मंथली का एक बहुत ही नॉर्मल एरिया, वीकली का एक बहुत ही नॉर्मल एरिया, डेली का, डेली का कुछ ये एरिया, मतलब कोई सिर्फ क्वार्टरली ही है मेरे पास। मंथली कुछ अच्छा नहीं मिल पाया, वीकली कुछ अच्छा नहीं मिल पाया, मैं यही तो कहूंगा ना, ना मंथली पर कुछ अच्छा मिला, ना वीकली पर कुछ अच्छा मिला, कुछ खास मिल नहीं पाया है मुझे। ऐसा ही हुआ है ना? बट इस केस में मैं डायरेक्ट ट्रेड तो कर नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट ट्रेड तो कर नहीं रहा हूं ना। तो क्या मैं यहाँ पर एक कंफर्मेशन टाइप या फिर फॉलोअप डिमांड जोन बनने टाइप स्ट्रक्चर में ढूंढ सकता हूँ कि जहां पर मुझे फॉलोअप डिमांड जोन मिले? पहले आप देखिए, इस डिमांड जोन में मार्च 2023 में ही मुझे एंट्री मिल गई थी, और मार्च 2023 में एंट्री और फिर इतने 7 to 8 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद प्राइस अपने इस सप्लाई जोन में पहुंची थी, प्राइस अपने इस सप्लाई जोन में पहुंची थी। मेरा ये अभी मेरे रडार पर कभी नहीं था, अभी थोड़े दिनों पहले ये स्टॉक आया था, पिछले 2-3 बैच से पहले 2024 में रडार पर आया, ये समझ लीजिए आप। तो इस सप्लाई जोन को इसने टेस्ट किया, इस सप्लाई जोन को टेस्ट करने के बाद क्या मैं कह सकता हूँ नीचे की तरफ प्राइस आने लगी। नीचे मंथली पर कुछ एरिया नहीं था, बट आप एक छोटी सी बात देखोगे कि जो मेरा कंसोलिडेशन था
इन 2023 उसमें वीकली का ये ड्रॉप बेस्ड रैली डिमांड जोन बना, प्राइस यहाँ पर आती है चलती है, फिर ड्रॉप बेस्ड रैली डिमांड जोन बना, प्राइस यहाँ पर आती है चलती है, कुछ ऐसा ही हुआ। सारे फॉलो अप डिमांड, सारे डिमांड जोन जो बने वो चले, और तभी प्राइस को मंथली के सप्लाई जोन में पहुंचाया गया। ऐसा ही हुआ ना। अब वो प्राइस मंथली के सप्लाई जोन से यदि नीचे आए, और वो एक किसी ऐसे मंथली वीकली के डिमांड जोन में पहुंची है जिसने कि काफी सारी रेंज को ब्रेक किया है, आप देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से क्या डेली की इस बाइंग ने इस कंप्लीट रेंज को, ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ की रेंज को बहुत शानदार तरीके से ब्रेक किया है। कह सकते हैं ना ऐसा। और ये सब कुछ एक तरह से मैं कहूं, मेरे पास क्वार्टरली का ये डिमांड जोन भी बन चुका था। मंथली का तो नहीं, बट क्वार्टरली का डिमांड जोन बन चुका था। क्या मैं ये कह सकता हूँ क्वार्टरली के डिमांड जोन में मार्च 2024 में प्राइस आई है, और वीकली पर मार्च 2024 में ही इसने एक क्वार्टरली इनकम ट्रेड की तरह एंट्री दी है, और स्टॉक सिर्फ 40 रुपीज से 28-30 रुपीज आया है, कोई बहुत ज्यादा डाउन मूव नहीं है। तो उसमें फिर यहाँ से धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर जाती रही। मैं जब कोई मे की क्लास ले रहा था तब मैंने इसके बारे में बताया था, मई जून की क्लास में, कि यहाँ से ऊपर जाता जाएगा, क्योंकि मेरे पास मंथली का सप्लाई जोन टेस्ट हो चुका था, और मैंने जो नेक्स्ट टारगेट इसके लिए जो बोला था ना, ये क्वार्टरली के सप्लाई जोन की ये वाली रेंज थी कि यहाँ तक आसानी से हो जाएगा। और अभी कुछ टाइम पहले जब इसने स्प्लिट हुआ था ये शेयर, तब ऊपर चला भी गया एग्जैक्टली उसी पॉइंट तक। ये स्टॉक कुछ 400 के 300 के आसपास की रेंज का था, राइट क्लिक करेंगे, एडजस्ट कॉपरेट एक्शन करेंगे, कुछ ये रेट थी इसकी। अभी क्योंकि स्प्लिट हो चुका है 1:10 के रेशियो से, जिनके पास 1:10 के रेशियो से ये स्प्लिट हो चुका है। 100 शेयर थे, उनको अब 1000 शेयर, 1000 शेयर हो चुके हैं, मल्टीपल 10 टाइम शेयर मिल चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग उनकी शेयर प्राइस भी कम हो चुकी है। बट उसमें बेनिफिट ये होता है कि जब एक शेयर फेयर वैल्यू का हो गया, एक शेयर की रेट कम हो गई, शेयर की रेट कम हो गई, जैसे आप लोग अभी एमआरएफ नहीं ले सकते, बट बाकी के एमआरएफ से भी ज्यादा बड़े वैल्यूएशन वाले शेयर्स बाय कर सकते हैं, वो एक उसमें वॉल्यूम ज्यादा आने लग जाता है, वोलेटाइल ज्यादा हो जाता है। एक अच्छी प्रैक्टिस है स्टॉक की प्राइस का कम होना स्प्लिट और बोनस के थ्रू। नेस्ले हो गया। अब ये जब डेली का इस तरह का एक्शन हो रहा था ना, इसी कंसोलिडेशन फेज में बताया गया कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, और वो धीरे धीरे करके ऊपर चला भी गया। अब आपको समझने की जरूरत ये है कि जब यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेशन हो रहे हो ना, भाई मैंने तो एक कहानी बता दी कि यहाँ से ऐसा हो जाएगा, हो गया, मैंने पहले ये बताया कि ऐसा हो जाएगा। आपको इस कंसोलिडेशन फेज में ये देखने की जरूरत होती है कि कौन से डिमांड जोन चल रहे हैं, कौन से सप्लाई जोन चल रहे हैं, एक्चुअली फॉर्मेशन बन किस तरह से रहे हैं, वो ज्यादातर देखने की जरूरत होती है। और एग्जैक्टली exactly रुशिल में ऐसा ही हुआ। डिमांड जोन, छोटे छोटे डिमांड जोन ये बनते 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 स्टॉक अच्छा खासा ऊपर चला गया। यहाँ पर फिर सारी कहानी जो है एक तरह से आपके फॉलोअप डिमांड जोन बनने लायक हो जाती है, कि अब आपके यहाँ पे फॉलोअप डिमांड जोन बनने लगे हैं, वो फॉलोअप डिमांड जोन चलेंगे। ऐसे ही एक जुबिलेंट इरिगेशन करके एक शेयर है, इसमें भी ईएलडी, हाफ ईयरली, क्वार्टरली पर कोई बहुत अच्छी पिक्चर नहीं है, ना ही मंथली पर कोई बहुत ज्यादा बड़ी पिक्चर है, क्योंकि स्टॉक अभी 2021 में ही लिस्ट हुआ है, तो बहुत ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है। बट आप बहुत अच्छी तरह से देखोगे मंथली पर, क्या मैं कह सकता हूँ इसमें एक ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन बना, ऊपर तो सप्लाई जोन है नहीं, एक सिर्फ यही सप्लाई जोन है, इसके अलावा कोई सप्लाई जोन नहीं है। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास ये मंथली का डिमांड जोन है रैली बेस रैली। ये मेरे लिए प्रॉपर एमआईटी ट्रेड थी, प्रॉपर एमआईटी ट्रेड मंथली। कब एंट्री मिली इसमें मुझे? अक्टूबर 2023। उसके बाद नया डिमांड जोन बना, ये ड्रॉप बेस रैली, इसमें मुझे जैन 2024 में एंट्री मिली। फिर एक नया डिमांड जोन बना, रैली बेस रैली, इसमें मुझे एक शानदार ट्रेड मिली जून 2024 में। ठीक ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको मेट्रोपोलिस का भी दिखेगा, ठीक ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको आपको मेट्रोपोलिस में भी दिख जाएगा, ठीक ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको लॉरस लैब में भी दिख जाएगा, ठीक ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको सिक्वेंट में भी दिख जाएगा। बहुत सारे शेयर्स में इस तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे। अब इसमें कोई ऊपर रोकने के लिए नहीं है, ठीक है मंथली के लोकेशन अच्छे मिल रहे हैं, मैं डेली पर आकर समझाऊं आपको, हर एक टाइम फ्रेम को देखना। इनका कुछ डेली पर जाते हैं,
सबसे पहले जब मुझे मंथली इनकम ट्रेड मिली, क्या डेली पर इसमें कोई एग्जीक्यूशन था? क्या एग्जीक्यूशन नहीं है? वीकली देखते हैं। क्या वीकली का मैं इन दोनों एरियाज को एक तरह से कंबाइन करके, या फिर मैं कहूं कि यही सिर्फ रैली, ड्रॉप बेस रैली का एक ओरिजिन पॉइंट था, प्राइस इसी ड्रॉप बेस रैली के डिमांड में है और यहां से ऊपर गई? यस और नो? ठीक है, ये मेरी फर्स्ट ट्रेड हो गई एमआईटी। देन उसके बाद इसको हटाता हूं, नई ट्रेड मार्क करता हूं, ये ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, इस ड्रॉप बेस रैली में डेली पर हम जाते हैं। क्या मेरे पास डेली पर कुछ अच्छे स्ट्रक्चर में एंट्री मिली है? डेली पर कुछ अच्छा स्ट्रक्चर था ही नहीं। वीकली देख लेते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ वीकली के इस रैली बेस रैली में प्राइस है और फिर यहाँ से ऊपर? यस सर ना? और उसके बाद नया वीकली ड्रॉप बेस रैली बन गया, फिर यहाँ से ऊपर। अब उसमें डिमांड जोन फॉलो होने लग गए, तो वो सबसे बड़ी बात हो गई कि डिमांड जोन के स्ट्रक्चर कमांड में आ चुके हैं, बायर्स कमांड में आ चुके हैं। फिर एक नया फॉलोअप डिमांड जोन बना, ये इस तरह से। इसमें इस नए फॉलोअप डिमांड जोन में अब देखिए मल्टीपल बार इस रेंज को ब्रेक टेस्ट करते हुए प्राइस इस वाले रैली बेस रैली के डिमांड जोन में आती है और इसमें एंट्री मिलती है जोन में। अब देखें जोन में किस तरह से एंट्री मिली। ऊपर वाला ये एरिया जो है वो मेरे लिए एक तरह से पार्शियली कोइंसाइड करता हुआ एरिया है। यस और नो? क्या ऐसे कह सकता हूँ इस एरिया में प्राइस यहाँ पर गैप के साथ ओपन होती है और सेम डे ही रिकवरी देकर इसने तो अपना टारगेट दे दिया। बट इस केस में मेरा लोकेशन अभी भी टेस्टेड फ्रेश था। और कोई कहे कि सर मैं तो इसको इस तरह से मार्क करूं, ठीक है, बट आप इस कैंडल की स्ट्रेंथ देख लीजिए और इस कैंडल की स्ट्रेंथ के साथ साथ इसकी क्लोजिंग देखिए, इसने कितने शानदार कितनी शानदार क्लोजिंग दी है इस रेंज के ऊपर जाकर। ऐसा हुआ है ना? अब प्राइस अब इस रेंज में यहाँ से तो ऊपर पहले ऑलरेडी जा चुकी है, सेकंड टाइम मेरे पास ये रैली बेस रैली तो बिल्कुल एकदम से परफेक्ट एरिया था ना, जो कि मेरे एमआईटी से कोइंसाइड करता है। इस प्रॉपर रेंज में आए और यहाँ से फिर शानदार अप। फिर यहाँ पर ऊपर फिर एक नया ड्रॉप बेस रैली कंसोलिडेशन बना इस रेंज में आई, फिर यहाँ से शानदार अप मूव। फिर एक और नया ड्रॉप बेस रैली नॉर्मल सा एरिया बना, फिर यहाँ से अप मूव। ये पता है ये अकेली कैंडल कितने अप मूव की है? 14%। एक ही दिन में 14% का मूव है। क्या हर डेली का डिमांड जोन इतना 14%, वो भी इतना नॉर्मल सा ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन 14% की कैंडल बना सकता है? आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल दिख रही है क्या बात? नहीं। बट आप देखें पूरे प्राइस एक्शन को कि लगातार हर मंथ हर वीक हर जोन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाइंग अच्छी होती जा रही है, तब आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि कब कौन सा डिमांड जोन कंसोलिडेशन में ही तो बना हुआ डिमांड जोन है, ये आपको 14 15 20% तक की कैंडल बनवा दे। और ये डिमांड जोन की जर्नी एक इस नॉर्मल से डिमांड जोन से 14 15% के अपमूव वाली जर्नी एक सिर्फ इसी डिमांड जोन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उससे पहले के इतने सारे एरियाज के ऊपर भी डिपेंड करती है। जब आप ये सारा अपमूव देखते आए, ये सारे डिमांड जोन को ट्रेड करते आए, तब आपको डेली का ये नॉर्मल सा डिमांड जोन भी इतना हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में? उसके बाद फिर ये रैली बेस रैली भी चल के हर एक डिमांड फिर फॉलो होता ही जा रहा है, फिर इसमें कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। एक ये रिसेंटली ये डिमांड जरूर ब्रेक हो गया, अदरवाइज सारे डिमांड इसमें चलते आ रहे हैं। और अभी अभी के इसकी बात करूं फिलहाल क्या मुझे करना चाहिए उसमें, यदि मैं इसे एक इस तरह से रैली बेस रैली का ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन मानूं, प्राइस भले ही सप्लाई जोन में जाकर आए, पहुंची नहीं है, सप्लाई जोन में पहुंची नहीं है। ओके, ये भी एक तरह से बेस ही है ना, हाँ इसको इस तरह से मार्क किया जाएगा। यस, वो ऊपर बॉटम ऑफ सेलिंग जोन और ये कंप्लीट एरिया रैली बेस ड्रॉप। और प्राइस अभी वीकली का भी सप्लाई जोन में नहीं पहुंची है और डेली का भी कोई खास एरिया यहाँ है नहीं सप्लाई जोन का। तो अभी मंथली के सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आएगी, तो डेली पर क्या कोई अच्छा एग्जीक्यूशन है? इन एग्जीक्यूशन को तो मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं ना, इनको ट्रेड कर रहा कोई, यहाँ पर तो सब कुछ टेस्टेड है। वीकली देखते हैं। वीकली का मेरे पास एक विदाउट बेस कैंडल वाला यही एरिया बच जाएगा, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं मेरे पास ट्रेड करने के लिए। बट क्योंकि सप्लाई जोन में प्राइस जा चुकी है, तो मैं एक बार के लिए वेट करूंगा।
सप्लाई जोन से प्राइस, सप्लाई जोन में प्राइस जा चुकी है और उसने एक डिमांड जोन को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, और नया डिमांड जोन बना है वो अपनी अच्छी क्लोजिंग वाला नहीं बना। यदि नया डिमांड जोन इस तरह से अच्छी क्लोजिंग वाला बनता तो दो बातें हो जाती, डिमांड जोन की क्लोजिंग भी अच्छी है और अपोजिंग एरिया के ऊपर उसने सॉरी एक एक सप्लाई जोन में डीप तक भी गई है प्राइस, ऐसी ही बात हो जाती ना। यस और नो? यस। बट ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे लगता है अब इसमें रुक जाना चाहिए। अब मुझे सिर्फ वेट करना है, कोई बात नहीं, नए फॉर्मेशन बन जाने देते हैं या फिर वीकली के इसे विदाउट बेस कैंडल वाले जोन में आ जाने देते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में ये? एक अभी रिसेंटली पता है, एक एग्जांपल और दूंगा फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि आज फेस्टिवल भी है और क्लास का टॉपिक एक्चुअली हो चुका है। कल की क्लास और भी इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखना। एक ये कोल्टे पाटिल करके स्टॉक है, इसमें हमारे पास एक एक मंथली का ये रैली बेस रैली डिमांड जोन है। क्या ये मंथली का रैली बेस रैली डिमांड जोन अपने आप में बहुत पावरफुल डिमांड जोन है? इसने इस रेंज के ऊपर ब्रेक क्लोजिंग दी है और ऑल टाइम हाई पर स्टॉक को पहुंचाया है। यस, स्टॉक यहाँ ऑलमोस्ट 600 की रेंज से वापस 300 आया, काफी अच्छी खासी सेलिंग के साथ यहाँ पर पहुंचा है। इस सेलिंग के साथ पहुंचा, ऑलमोस्ट 40% के आसपास इसमें डाउन हुआ है। इसमें यदि पहले तो मैं एमआईटी ट्रेड की बात करता हूँ, डेली पर मैं एग्जीक्यूशन देखता हूँ। डेली का कोई परफेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं है, वीकली एग्जीक्यूशन देखते हैं। वीकली का ये एरिया है, इसमें इसमें प्राइस आई है, एक तरह से क्वार्टरली मंथली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग प्राइस ऊपर जा रही है। बट फिर भी जब इतना अच्छा खासा डाउन हुआ है, मैं क्या इसमें ये डायरेक्ट इसको वीकली के एरिया को ट्रेड कर लूं? ये एक तो इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि भाई मंथली का इस एरिया ने बहुत अच्छे ऊपर इस रेंज को ब्रेक किया, ऑल टाइम में पहुंचा है, ठीक है, तो आप ये बोलें तो मुझे कोई बहुत ज्यादा इसमें गलत नहीं लगेगा कि हाँ आपने मंथली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग इसको ट्रेड कर लिया। बट फिर भी मैं प्रेफर करूंगा कि एक बार इसमें कंफर्मेशन आ जाए। और वो कंफर्मेशन किस तरह से होगी कि प्राइस, ये जो ड्रॉप बेस वैली का डिमांड बना है ना, क्या इसने कंफर्मेशन दे दी है इस कंप्लीट रेंज को ब्रेक करके? अब यहां तक प्राइस कैसे आएगी? हो सकता है किसी वीकली के एरिया से आए, बट ना वीकली का कोई एरिया, मंथली के एरिया से आए ना मंथली का कोई एरिया, ना क्वार्टरली का भी कोई एरिया नहीं है, डेली का भी कोई एरिया नहीं है। तो अब प्राइस को नीचे लाने के लिए कुछ है क्या कि प्राइस किसी डिमांड जोन से नीचे आ जाएगी, सप्लाई जोन से नीचे? ये डेली का नॉर्मल सा सप्लाई जोन है जिसमें प्राइस नीचे आते आते रुक भी गई थी इतने दिनों तक। तो पता है क्या होगा यदि ऊपर ऐसा कुछ नहीं है ना, तो मैं एक तरह से अब इसमें फॉलो अप डिमांड के बारे में सोचने लग जाऊंगा कि यदि मेरे पास ये वीकली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग ये वीकली का लोकेशन बन गया और अच्छी कैंडल बन जाती है, उसके अकॉर्डिंग मुझे कोई अच्छी डब्ल्यू लॉन्ग की ट्रेड भी मिल गई ना, तो मैं उसमें वो कर लूंगा। कंफर्मेशन एक तरह से मिल गई, बट मुझे कंफर्मेशन एंट्री ना मिले, ऊपर इन एरियाज को भी ट्रेड करना पड़े, तो मैं कर लूंगा, क्योंकि ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है। वहीं पे यदि ऊपर सप्लाई जोन होता तो मुझे ऐसा होता कि यार ऊपर सप्लाई जोन है तो प्राइस शायद नीचे आ जाएगी, प्राइस शायद नीचे आ जाएगी, तो फिर मैं कंफर्मेशन प्लान करूं। और अभी भी अब भी अब भी मैं इसमें दोनों फैक्टर लेकर चल रहा हूं कि एक तो इसमें फॉलोअप की तरह इस डब्ल्यूआईटी को ट्रेड करूं, या फिर इस वाले एरिया को ट्रेड करूं फॉर कंफर्मेशन ट्रेड। और इस कंफर्मेशन ट्रेड कर लूं या फॉलोअप की तरह डब्ल्यूआईटी ट्रेड कर लूं, दोनों में ही एक बात है कि एक तो मैं डब्ल्यूआईटी के अकॉर्डिंग अग्रेसिव हो जाऊं और एक कंजर्वेटिव हो जाऊं। कंजर्वेटिव हो जाऊंगा तो अपने आप ही कंफर्मेशन ट्रेड हो गई, ये ड्रॉप बेस रैली। अग्रेसिव हो जाऊंगा तो कहीं पर यहाँ पर अपने आप ही मेरे पास डब्ल्यूआईटी ट्रेड हो गई। यस और नो? ऐसे छोटे छोटे पॉइंट जब आप रिकॉर्डिंग को 2x करके सुनते हो ना, तब समझ नहीं आते हैं। रिकॉर्डिंग को 1x करके सुनते हो, ठीक उसी चार्ट में आप साथ साथ क्लास देखने के साथ साथ अपने कर्सर से वो चीजें फाइंड आउट करते हो कि कहाँ पर क्या जा रहा है, क्या कैंडल बनी है, कौन सी डिमांड जोन सप्लाई जोन की सर ने बात करी थी, तब जाकर ये चीजें कैच हो पाती है। और ये चीज कैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन्हीं बारीकियों से, इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट से आप लोग एडवांस होते हैं। ठीक है, नहीं वो सिर्फ टारगेट के लिए किया था, सही।
आई बात समझ में? और कंफर्मेशन के बाद प्राइस यदि किसी बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में पहुंच गई ना, तो फिर उसमें ये देखेंगे कि अब हम WIT MIT की तरह देखें, फिर सिर्फ डेली के इंडिविजुअल एरिया को नहीं देखेंगे। और मोस्ट ऑफ केसेस में जिस एरिया ने कंफर्मेशन दी है ना सागर, वो एरिया अपने आप में MIT का लोकेशन, WIT का लोकेशन बना ही देगा। कंजर्वेटिव और कंफर्मेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको दोबारा रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत है जया, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कंजर्वेटिव होना अलग बोलता हूँ और कंफर्मेशन होना अलग बोलता हूँ। दोनों अलग अलग तरह की सिचुएशन है। ढूंढना भी बता देंगे अंकुश, डोंट वरी। ठीक है, आ गई बात समझ में? 20 EMA वाला तो कल पढ़ा दिया था, अपने लास्ट क्लास में डिस्कस करी ही थी। और 20 EMA वाला और बता देंगे अंतरिक्ष, और बात कर लेंगे 20 EMA के बारे में, कि जो आपको ब्रेकआउट सीखना है ना, और बात कर लेंगे। बट कल वाला क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल वाली क्लास में हम सेक्टोरियल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, जो थोड़ी 3 आवर्स तक भी चल सकती है। बट आपको बहुत सारे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाली चीजें, बुलपिक वाली चीजें, और एक ऐसा ट्रेड स्कोर, एक ऐसा एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर जिसको हम 2 नंबर्स देते हैं। गुड नाइट सिद्धि। गुड नाइट। ओके। उस प्रीमियम के बारे में इरफान, आप प्लीज स्टूडेंट सपोर्ट से ही बात कीजिएगा। IPOs में जनरली हम लोग नहीं करते हैं कि IPO, आप IPO का मतलब IPO में काम नहीं करता, IPO में एप्लीकेशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि एक तरह से मैं बात फंडामेंटली बहुत सारी चीजें देख लो, रिकमेंड कर दो, ठीक है, वो पता लग जाता है। बट अपन ट्रेडिंग करते हैं, अपने पास कोई डेटा होता है चार्ट का, उस डेटा को देखकर ट्रेड करते हैं। वहां पर हमारे पास कुछ ऐसा डेटा होता नहीं है। बाकी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। यदि आपको चिन्मय, जयंत, IPO लगाना है, ग्रे मार्केट में क्या रेट चल रही है, क्या प्रीमियम उसका चल रहा है,